आप सभी लोगों का स्वागत है केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जिस व्यक्ति ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को जरूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? उन्होंने बोला एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। पहला वर्ड क्या है भाई? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। कि सिर्फ और सिर्फ आईटीसी किसे मिलेगा? रजिस्टर्ड पर्सन को। लेकिन एक केस ऐसा है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी आईटीसी मिल जाता है। कौन से केस में? स्पेशल केसेस में। उसकी बात किसमें करेंगे? सेक्शन 18 में। सेक्शन 16 कहता है भाई अगर रजिस्टर्ड पर्सन हो तो हमारे पास आना, अदरवाइज हमारे पास मत आना। चलिए अब मेरा क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन से, मैं आपको रजिस्ट्रेशन पढ़ाकर आया हुआ हूं, तो मेरा क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन से कि आप बताए अगर मेरा क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन से, आपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था, एक बात पढ़ी थी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कि जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। यूआईएन नंबर, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ता है फॉरेन एम्बेसीज को भी। किसे होना पड़ता है? फॉरेन एम्बेसीज को भी। लेकिन जब वो रजिस्टर्ड होती है फॉरेन एम्बेसीज, वो जीएसटी नंबर नहीं लेती, उसकी जगह पर क्या लेती है? क्या लेती है? यूआईएन नंबर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कपिल जैन ने अपनी कोई सर्विस या कोई गुड्स किसी फॉरेन एम्बेसीज को दिया, किसे दिया? फॉरेन एम्बेसीज को दिया, जीएसटी लगाकर, किसी क्या लगाकर दिया जी? जीएसटी लगाकर फॉरेन एम्बेसीज को हमने क्या दिया है जी? बिल दिया है। तो क्या फॉरेन एम्बेसीज उसका आईटीसी ले लेगी या नहीं लेगी? हाँ, आईटीसी उसका ले लेगी या नहीं ले लेगी? ले लेगी। एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया कि क्या एक यूआईएन नंबर पे, अगर एक यूआईएन नंबर ने 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा और उस पर जीएसटी लगकर आया 18,000 रुपए, बिजनेस पर्पज के लिए लिया है, क्या वो आईटीसी ले लेगी? तो आप आंसर में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे भाई? ले लेगी। और तुम्हारे नंबर आएंगे 0 और तुम्हें यह भी नहीं पता लगेगा कि ये 0 आए क्यों, ये 0 आए क्यों। तो हमने क्या कहा, आईटीसी किसे मिलता है भाई? रजिस्टर्ड पर्सन को। तो ये रजिस्टर्ड पर्सन होता कौन है? बोलो बोलो, रजिस्टर्ड पर्सन होता कौन है? कौन बताएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? कौन बताएगा? सेक्शन 2 बताएगा या नहीं बताएगा, या तुम बताओगे? सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 खोलो भाई, सेक्शन 2 खोलो और सेक्शन 2 में देखो रजिस्टर्ड पर्सन होता कौन है। ऐसे ही तुक्के मत मारा करो, एक एक वर्ड पर रुका करो, उसका मीनिंग देखा करो अगर पहले कभी नहीं देखा। निकाल लिया रजिस्टर्ड पर्सन? सेक्शन 2 सबसेक्शन 94, सेक्शन 2 सबसेक्शन 94। और कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 94 मीन्स ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25। एक व्यक्ति जो सेक्शन 25 के अंदर रजिस्टर्ड है वही रजिस्टर्ड पर्सन है। बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हैविंग अ यूआईएन नंबर। लेकिन जिस व्यक्ति के पास क्या है? यूआईएन नंबर है, वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। तो अगर यूआईएन नंबर को, अगर जो फॉरेन एम्बेसीज है जो भी गुड्स या सर्विस लेती है, क्या वो आईटीसी के लिए सेक्शन 16 पढ़ सकती हैं? नहीं पढ़ सकती। क्यों नहीं पढ़ सकती? सेक्शन 16 कौन पढ़ सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन। और यूआईएन नंबर वाले कभी भी, लेकिन वो रजिस्टर्ड होते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होते। सर कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा जीएसटी के अंदर वो रजिस्टर्ड होते हैं विद यूआईएन नंबर, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आते। तो जीएसटी लॉ में एक एक शब्द का मीनिंग है अपना। तो भैया यहां पर जब आपने लिखा है ना रजिस्टर्ड पर्सन, जहां पे लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहां पे दोबारा लिख लो भाई, तुम गड़बड़ कर जाओगे। दोबारा लिख लो, क्या लिखोगे? ठीक है, सेक्शन 2 94। और ठीक है यहां पर लिख देना एक्सेप्ट यूआईएन, एक्सेप्ट यूआईएन। यूआईएन नंबर वाले कभी भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होते। तो जब भी वो कोई भी गुड्स या सर्विस लेते हैं उन्हें आईटीसी नहीं मिलता, उनके लिए दूसरा रूट बनाया हुआ है, रिफंड रूट। क्या बनाया हुआ है? रिफंड रूट। ठीक है ना जी, क्लियर है? तो भाई रजिस्टर्ड पर्सन समझ आ गया कौन होता है?
जो सेक्शन 294 में रजिस्टर्ड होता है। तो यहां से एक 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। लिंकेज, एग्जामिनर लिंकेज मांगता है, ठीक है ना। चलिए, तो पहली वर्डिंग क्या थी, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। अभी कंडीशंस देखेंगे कौन कौन सी है। कहता है सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। इन्होंने कुछ कंडीशंस रेस्ट्रिक्शंस बताई है रूल्स के अंदर, ठीक है। एंड इन मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49। ये सेक्शन 49 किस चीज का है भाई, ये सेक्शन 49 किस चीज का है भाई। शुरुआत में सारे सेक्शन बताए थे मैंने, पढ़ लिया करो। पेमेंट ऑफ टैक्स का यहीं पे लिख लो, पेमेंट ऑफ टैक्स। लास्ट क्लास में बताया था सेक्शन 49(5), अगर याद हो तो बताया था या नहीं। तो सेक्शन 49 किस चीज का है, पेमेंट ऑफ टैक्स। तो वो किस मैनर में मिलेगा, वो किस मैनर में मिलेगा, ठीक है, जो सेक्शन 49 में लिखा है, ठीक है जी। बी एंटाइटल टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, बी एंटाइटल टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, कि आपको इनपुट टैक्स का क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, चाहे किसी भी गुड्स पर हो चाहे किसी भी सर्विसेज पर हो, और बोथ टू हिम वेयर आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज। क्या वर्ड लिखा इसने, वेयर आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज। या तो तुम यूज कर रहे हो, या तो तुम यूज कर रहे हो, या क्या कर रहे हो, इंटेंडेड टू बी यूज, मतलब तुम्हारी इच्छा है यूज करने की। सर एक इंटेंडेड टू बी यूज का एग्जांपल बताना। सपोज करो भाई मैंने एक मशीन लगा ली यहां पर क्लासरूम के अंदर लाके, आग बुझाने वाली मशीन होती है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, आग बुझाने वाली मशीन लगा ली, और वो लेकर आया था मैं 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी लगा हुआ था 18,000, ठीक है। अब सेल जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है हम तुम्हें इसका आईटीसी नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों, कह रहा तुमने यूज ही नहीं करी इसे 1 साल से। मैंने कहा भाई यूज नहीं करी, जब आग लगेगी तभी तो यूज करूंगा, लेकिन मेरा इसका पर्पज क्या है, यूज करने का है ना। तो या तो मैंने यूज कर लियो, या क्या हो उसका पर्पज, इंटेंडेड टू बी यूज, ठीक है जी। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, वर्ड को हाईलाइट करना, हिज बिजनेस, हिज बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। अगर भाई तुम अपने बिजनेस के लिए, अगर तुम अपने बिजनेस के लिए यूज करोगे तो ही तुम्हें आईटीसी मिलेगा, अगर किसी दूसरे बिजनेस के लिए यूज करोगे तो तुम्हें आईटीसी नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्या मतलब, उसने कहा इसे एक एग्जांपल से समझो। जहां पर हिज बिजनेस लिखा हुआ है ना, उसके आगे एक एग्जांपल लिख लो भाई। एग्जांपल समझना डियर, हमारी केजे क्लासेस है एक दिल्ली में और एक केजे क्लासेस है हमारी यूपी में, ठीक है जी। यहां पर भी टर्नओवर 12 लाख है और यहां की टर्नओवर 9 लाख रुपए। क्या हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, भैया दोनों का पैन नंबर मेरे नाम पर ही है, कपिल जैन के नाम पर पैन नंबर सेम है, क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या नहीं। अरे भाई कराना पड़ेगा। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 22 में। सेक्शन 22 क्या कहता है, एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कहां कराना पड़ेगा, दिल्ली या यूपी, दोनों जगह। यहां का भी जीएसटी नंबर और यहां का भी जीएसटी नंबर दोनों का सेम होगा, जीएसटी नंबर क्या होगा, दोनों का अलग अलग होगा। अब हुआ क्या डियर, हुआ क्या, हमारे जो कैमरामैन है, हम क्लास की रिकॉर्डिंग सिर्फ दिल्ली कराते हैं। हम कहां पे कराते हैं क्लास की रिकॉर्डिंग, सिर्फ दिल्ली कराते हैं। तो हमने क्लास की रिकॉर्डिंग कराई दिल्ली वाली क्लास की, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा, अपने कैमरामैन से हमने बोला कि सर अब की बार जो आप हमें बिल दो ना, ठीक है ना, हमारे दिल्ली वाले अकाउंट में ना पैसे नहीं है, अभी दिल्ली वाले अकाउंट में पैसे नहीं है। इन्होंने हमारी वीडियो रिकॉर्ड करी, सारा कुछ सेटअप लगाया, लेकिन हमने कहा सर दिल्ली वाले अकाउंट में हमारे पैसे नहीं है, आप क्या करो, अपनी जो बिलिंग है, अपनी जो बिलिंग है कहां पर कर दो, यूपी में कर दो। कहां कर दो, यूपी में कर दो। उन्होंने कहा मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पैसे चाहिए, ठीक है, चाहे तुम बिल लो दिल्ली में चाहे लो यूपी में। तो इन्होंने क्या कर दिया, यूपी में बिल कर दिया। अब ये बताओ, इन्होंने बिल कर दिया यूपी में, तो क्या दिल्ली वाला इसका आईटीसी ले सकता है या यूपी वाला इसका आईटीसी ले सकता है,
सर्विस कहां पर यूज हुई? दिल्ली में। बिल कहां पर आया? यूपी में। तो आईटीसी कौन लेगा? इन्होंने कहा दिल्ली में। ठीक है, अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, इस वाले केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर वर्डिंग क्या है? हिज बिजनेस। क्या चीज? हिज बिजनेस। उसके बिजनेस में यूज हुआ हो। क्या ये यूपी वाले के बिजनेस में यूज हुआ है? किसके बिजनेस में यूज हुआ है? तो अभी आप क्या मान के चलोगे, इसका आईटीसी कौन ले सकता है? सिर्फ दिल्ली वाला, सिर्फ दिल्ली वाला, क्योंकि जिसके बिजनेस में यूज होगा वही आईटीसी लेगा, जिसके बिजनेस में यूज नहीं होगा वो आईटीसी नहीं लेगा। क्लियर है मेरी बात? बोलो। ठीक है, चलो अभी से लिंकेज करूंगा भाई दूसरी जगह से। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। क्या दो कंडीशन है? रजिस्टर्ड पर्सन प्लस में फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है, और ये जो आईटीसी मिलेगा ये नहीं तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम्हारा जो आईटीसी मिलेगा तुम्हारे कौन से लेजर में ट्रांसफर कर देंगे भाई? क्रेडिट लेजर में। किस में ट्रांसफर कर देंगे? क्रेडिट लेजर में। तो भाई जब भी तुम परचेज करना तो जो भी तुम्हारा आईटीसी है तुम्हारे आईटीसी लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। दो शर्तें पूरी कर देना, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 की दो शर्तें पूरी कर देना। कौन सी दो शर्तें? रजिस्टर्ड होने चाहिए हो आप और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। हमने कहा चलो बहुत बढ़िया। अब ये क्या कहता है? सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 की ओपनिंग लाइन कहता है नॉट विद स्टैंडिंग। क्या कहता है? नॉट। कहता है ऊपर लिखी हुई सारी बातें बकवास है, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन। कहता है इस सेक्शन में जो लिखा है सब बकवास है। ठीक है, मैं सबको ओवर रूल करता हूं। नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट। कि रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी नहीं मिलेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स अनलेस जब तक कि वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई ना कर दे, ए बी सी एंड डी। अगर वो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई ना कर दे तब तक हम तुम्हें आईटीसी नहीं देंगे। तो 2 कंडीशन कौन से की? सेक्शन 16 1 की, और 4 कंडीशन किसकी? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की। तो भाई तुम्हें 6 कंडीशन पूरी करनी है। ठीक है, क्लियर है? हाँ बोलो। चलो तो अब ये 4 कंडीशन क्या है? चलो तुम खुद ही बताओ मुझे। अच्छा ये 2 ऊपर की जो कंडीशन थी वो जेन्युइन थी या नहीं? वो होनी चाहिए थी या नहीं? बोलो कि भाई रजिस्टर्ड होना चाहिए और बिजनेस पर्पज होना चाहिए। ठीक है जी। और अब ये 4 कंडीशन आप बताओ क्या क्या हो सकती है। चलो आप बताओ क्या कंडीशन हो सकती है। पढ़ो मत भाई, बिना पढ़े बताओ यार। तुम बताओ कि अगर तुम कोई चीज परचेज करके लाए हो, मुझे तुम्हें आईटीसी देना है, तो किस बेस पर आईटीसी दूं? क्या इन्होंने कहा? सर रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज होगी। भाई अगर रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज होगी तभी तो आईटीसी मिलेगा, अगर अनरजिस्टर्ड से होगी तो वो तो जीएसटी लगाएगा ही नहीं। ये कोई कंडीशन थोड़ी हुई। हाँ जी, क्या कंडीशन होनी चाहिए? बोलो भाई, खुद गैस करो थोड़ा सा, खुद तो दिमाग लगाओ। हाँ पहली बात टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाई मैं ये कह रहा हूँ मैं लैपटॉप खरीद के लाया हूँ, मुझे इसका क्रेडिट दे दो। गवर्नमेंट कहेगी सबूत दिखा। क्या कहेगी? सबूत दिखा कि ये तू खरीद के लाया है, ये तू खरीद के लाया, किसी और ने नहीं खरीदा। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इनवॉइसेस की क्लास में। ठीक है, इनवॉइसेस की क्लास में हमने, अगर आपने पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे कि इनवॉइसेस की क्लास में हमने क्या पढ़ा है कि भाई सबूत क्या होता है कि हम गुड्स परचेज करके लाए हैं। इनवॉइस नहीं, टैक्स इनवॉइस। क्या? टैक्स इनवॉइस। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? सबूत होना चाहिए। ठीक है, सरकार क्या मांगती है? सबूत मांगती है। और वो सबूत क्या है जी? ही इज इन ए पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। क्या है जी? कि उसके पास क्या होना चाहिए? एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है और आपके पास गुड्स भी है, ठीक है, और तुमने पेमेंट भी करी है, सब कुछ करी है, तो क्या डिपार्टमेंट आपका आईटीसी एक बार को रिजेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? क्योंकि आपने सेक्शन 16 की बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। तो डियर, जो भी आप परचेज के बिल लेकर आते हो उन्हें संभाल कर रखना, नहीं तो डिपार्टमेंट आपका ये आईटीसी, ठीक है, आईटीसी आपका, ठीक है ना, कई बार डिसअलाउ भी कर सकता है। क्योंकि उसकी पहली बेसिक कंडीशन क्या है डियर? कि टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। ही इज इन ए पोजीशन ऑफ
टैक्स इनवॉइस। डियर आगे की लाइन अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है, आगे की लाइन और बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप क्या मान के चलना कि क्या होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस। वेरी गुड। अब मैंने क्या करा कि टैक्स इनवॉइस तो ले लिया, मैंने क्या करा, टैक्स इनवॉइस तो ले लिया, मैंने कहा यार बिल बना दे। अब जीएसटी डिपार्टमेंट वाले मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर आपने 50 लाख रुपए का माल खरीदा हुआ, इसका बिल दिखाओ। मैंने कहा ये रहा बिल, आप मुझे इसका आईटीसी दो। उन्होंने कहा माल भी दिखाओ। उन्होंने क्या बोला, माल भी दिखाओ। तुम ये लैपटॉप खरीद के लाए थे, बिल तो तुम्हारे पास है, लैपटॉप कहाँ है? उन्होंने कहा लैपटॉप का। खाली बिल से काम नहीं चलेगा, दूसरी चीज क्या है भाई, गुड्स या सर्विस मस्ट बी रिसीव्ड, गुड्स या सर्विस मस्ट बी रिसीव। खाली ये मत करना इनवॉइस के बेसिस पर खाली आईटीसी नहीं देंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या है जी, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विस और बोथ, कि उसके पास क्या हो चुकी हो, गुड्स और सर्विस रिसीव हो चुकी है। बोलो, उसके पास गुड्स और सर्विस रिसीव हो चुकी है। यहां पर एक एग्जांपल लिखो भाई, इसका एक एग्जांपल लिखो भाई। चलिए, आपका सामान आना है भाई चेन्नई से, ठीक है, आपका सामान आना है, कोई गुड्स आपने मंगाया 50 लाख रुपए के, चेन्नई से मंगाया आपने, ठीक है। तो चेन्नई से आने में आ जाएंगे 4 घंटे में, 8 घंटे में, या टाइम लगेगा? टाइम लगेगा चेन्नई से आने में भाई। तो हमने चेन्नई से मंगाए और चेन्नई से हमने कहा भाई 30 दिसंबर को 50 लाख रुपए का माल भेज दे। चेन्नई से हमने कब बोला, 30 दिसंबर को बोला कि भाई ऐसा कर 50 लाख रुपए का माल तू भेज दे। उसने कहा ठीक है, मिस्टर एक्स ने चेन्नई से 50 लाख रुपए का माल भेज दिया। अब जब ये मिस्टर वाई के पास माल आया, अच्छा, जब चेन्नई से मिस्टर एक्स ने 50 लाख का माल भेजा होगा, 30 दिसंबर को जब ट्रक निकाला होगा, तो क्या इनवॉइस इशू कर दिया होगा उसी टाइम पर या नहीं? हाँ, इनवॉइस इशू कर दिया होगा 30 दिसंबर को ही। 30 दिसंबर को इनवॉइस इशू कर दिया, माल भी निकल गया, ठीक है। लेकिन मिस्टर वाई के पास उन्होंने मेल कर दिया इनवॉइस, लो जी इनवॉइस आपके पास मेल हो गया है, कोरियर भी कर दिया हमने इनवॉइस। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन जब चेन्नई से ट्रक चला तो मिस्टर वाई जो दिल्ली में रहता था, उसके पास ट्रक आया 4 जनवरी को। कब आया जी? 4 जनवरी को। उसने 4 जनवरी को गुड्स ले लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मिस्टर एक्स अपनी जीएसटी की लायबिलिटी पे कर रहा है, तो आप बताएं 30 दिसंबर का बिल था, इसे इस 50 लाख रुपए पर जो टैक्स जमा करना है कब करना है, 20 जनवरी को करना है या 20 फरवरी को? कब करना है जी? क्योंकि भाई उसका टाइम ऑफ सप्लाई वहीं पर क्रिएट हो गया, उसकी लायबिलिटी वहीं पर बन गई, तो उसे वहां पर टैक्स जमा करना है। अब आप मेरी बात बताएं, इस 50 लाख रुपए पर जो टैक्स लगकर आया, ठीक है, उसका जो आईटीसी है, मिस्टर वाई कब लेगा, 20 जनवरी को लेगा या 20 फरवरी को? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अब आप ये बताओ, उस सेलर ने तो पे कर दिया ना भाई, 20 जनवरी को पे कर दिया ना। सेलर तो कब पे करके बैठा है, 20 जनवरी को। भाई उसने लायबिलिटी कब मान ली कि मेरी लायबिलिटी हो गई दिसंबर में, कब पे कर रहा हूँ, 20 जनवरी को पे कर रहा हूँ। तो अब ये बताए कि जो मिस्टर वाई है, क्या वो 20 जनवरी को उसका आईटीसी ले लेगा या नहीं? क्यों नहीं ले पाएगा भाई? सेक्शन 16 की ऊपर सबसेक्शन 1 की 2 कंडीशन, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन भी है और बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज करेगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इनवॉइस आ गया। लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई, और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कब हुई है? 4 जनवरी को। कब हुई है? तो भाई तुम एलिजिबल कब हुए आईटीसी लेने के लिए? 4 जनवरी में एलिजिबल हुए। तो जब 4 जनवरी के, जो जनवरी मंथ में एलिजिबल होता है, उसका आईटीसी कब लोगे? जनवरी मंथ की रिटर्न में लोगे ना। तो जनवरी मंथ की रिटर्न कब फाइल हो रही है तुम्हारी? फरवरी में। कब हो रही है? तो भाई जब तक चारों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, 6 की 6 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, तो आईटीसी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। क्लियर है? तो भाई अगर आपके पास गुड्स या सर्विस रिसीव नहीं हुई, तो आप उसका आईटीसी
मत लेना। तो ऐसा एग्जाम्पल आपके एग्जाम में दिख सकता है कि जिसमें कि वो भाई आईटीसी कब ले, 20 जनवरी ले, 20 फरवरी ले, तो आप बता देना भाई कौन से मंथ की रिटर्न में लोगे। साहब जिस दिन मेरी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी मैं उसी दिन आईटीसी लूंगा, उससे पहले मैं आईटीसी की तरफ देखूंगा भी नहीं, क्योंकि आईटीसी, ठीक है ना, क्योंकि आईटीसी बहुत अच्छी चीज है, हमें तब तक नहीं देखना जब तक हम उसके लिए क्या ना हो जाए, एलिजिबल ना हो जाए। क्लियर है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ऐसा, दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके एग्जाम में कि मिस्टर एक्स ने, एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को एक सर्विस एग्रीमेंट करा, क्या करा, एक सर्विस एग्रीमेंट करा कि भाई मैं तुम्हारी जीएसटी की रिटर्न फाइल करूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारी जीएसटी की रिटर्न फाइल करूंगा या तुम्हें कंसल्टेंसी दूंगा। और भाई उसका क्या भेज दिया, बिल भेज दिया, क्या भेज दिया, बिल भेज दिया। लेकिन अभी वो सर्विस दी नहीं है कंपनी को, अभी वो सर्विस दी नहीं है कंपनी को। भाई तो अगर तुमने सर्विस नहीं दी कंपनी को, अगर तुमने सर्विस नहीं दी कंपनी को, तो तुम आईटीसी मत लेना। कंपनी अभी तक तुमने सर्विस रिसीव नहीं करी है, बिल आ गया है तुम्हारे पास, तुमने पेमेंट भी कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन तुमने क्या नहीं करी, अभी सर्विस नहीं ली है। अगर तुमने सर्विस नहीं ली है तो तुम आईटीसी मत लेना, क्योंकि तुम्हारी बेसिक कंडीशन क्या है, गुड्स और सर्विस मस्ट बी रिसीव्ड, मस्ट बी रिसीव्ड। अगर सर्विस अगर नहीं रिसीव करी है तो मत लेना। चलो अब एक क्वेश्चन आईपीसीसी लेवल पे तुमसे कभी नहीं पूछेगा, सीए फाइनल लेवल पर पूछ सकता है, नॉर्मल लेवल पर कभी नहीं पूछेगा, एक्सपर्ट लेवल पे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन, तुमने एक वर्ड सुना है एएमसी कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, एएमसी कॉन्ट्रैक्ट। मैंने अपने पूरी प्रीमिसेस के, ठीक है, हमारे पास 20 कंप्यूटर है, हमने 20 कंप्यूटर का एएमसी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, 20 कंप्यूटर का एएमसी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और कब दिया एएमसी कॉन्ट्रैक्ट, 25 मार्च को दिया। कब दिया, 20 मार्च को, 20 मार्च 2018 को। एएमसी कॉन्ट्रैक्ट जनरली 1 साल का होता है ना। तो हमने कहा कि भाई ऐसा करना कि 1 साल के अंदर जितने भी कंप्यूटर हमारे खराब होंगे तुम्हें ठीक करने पड़ेंगे पूरे 1 साल तक। उसने कहा हाँ सर ठीक है, मैं 1000 रुपये पर कंप्यूटर लूंगा। और उसने हमसे 20 कंप्यूटर के कितने रुपए ले लिए भाई, 20,000 रुपये ले लिया। उस पर उसने जीएसटी लगाकर दे दिया, हाँ जी, जीएसटी लगाकर दे दिया 18%। उसने बिल मुझे कब दिया होगा, 20 मार्च को ही दिया होगा, या भाई जब एएमसी खत्म होगी तब देगा बिल? बिल कब आता है, उसी समय आ गया बिल उसी समय आ गया। अब बताओ मैं क्या इसका आईटीसी कब लूं? ठीक है, इसका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा, 19 मार्च 2019 को। प्रैक्टिकल केस हो सकता है आपके साथ या नहीं हो सकता? उसका बिल आ गया, तुमने उसकी पेमेंट कर दी, ठीक है, अब आप बताओ मैं उसका आईटीसी कब लूं? हाँ, इन्होंने कहा अगले साल, 11 दिन का इस साल भागे। अच्छा 11 दिन का आईटीसी भी ऐसे होता है, 11 दिन का इस साल, तो नेक्स्ट ईयर में जाएगा। हाँ, नेक्स्ट ईयर में जाएगा। हाँ जी बोलिए, कहाँ जाएगा? नेक्स्ट ईयर में, जब सर्विस यूटिलाइज हो जाएगी नेक्स्ट ईयर में। चलो जो लोग नेक्स्ट ईयर में कह रहे हैं, एक बार थोड़ा सा ना, थोड़ी सी लिंकेज करते हैं। एक बार सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेक्शन 16 4। और बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ना है इस सेक्शन को। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? टाइम लिमिट फॉर आईटीसी। क्या बोलता है जी? टाइम लिमिट ऑफ आईटीसी, कि भाई जब तुम आईटीसी का जो तुम्हारे पास बिल आए, ऐसा मत सोचना बिल आज आया 10 साल बाद आईटीसी ले लेंगे जाके। बिल आज आया ये मत सोचना 10 साल बाद आईटीसी ले लेंगे जाके। अगर आईटीसी लेना है तो समय से ले लेना, अगर आईटीसी लेना है तो समय से ले लेना, ये नहीं कि 10 साल बाद जाकर आईटीसी ले लोगे। तो इन्होंने कंडीशन लिखी है, इन्होंने क्या लिखी है? कंडीशन लिखी है कि तुम्हें आईटीसी कब मिलेगा। चलो अच्छा तुम खुद ही बताओ, यहाँ पे अप्रैल शुरू हुआ और ये मार्च,
1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। डियर 1 अप्रैल का बिल हो सकता है, हाँ अप्रैल का बिल हो सकता है। तो अप्रैल के जो बिल का आईटीसी हमें जनरली किस में लेना चाहिए एज पर लो, अप्रैल में ही। और अगर गुड्स और सर्विस कहां पर आई है, मई में आई है तो मई में ले लो, जून में आई है तो जून में। ऐसे ही मई का बिल होगा, जून का बिल होगा, जुलाई का एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये बताओ, इन्होंने बोला कि भाई तुम्हें जो आईटीसी है जिस दिन चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए उसी दिन आईटीसी ले लेना। लेकिन अगर तुम भूल गए, अगर तुम भूल भी सकता है ना इंसान, ये थोड़ी यार मैं भूल गया आईटीसी लेना तो आप मेरा आईटीसी छोड़ दोगे। उसने कहा अगर तुम भूल गए तो उन्होंने एक टाइम लिमिट दी है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 अगर है तो बताओ कितना टाइम लिमिट दे तुम्हें आईटीसी लेने के लिए, बोलो मार्च के बाद। क्या बोला? 6 मंथ। क्या बोला? कहता भाई जो तुम्हारी भूल चूक गलती होगी तुम्हारा ऑडिटर आएगा, ऑडिटर आएगा और ऑडिटर आके तुम्हारी बैलेंस शीट को P&L को सर्च करेगा और वो गलतियां तुम्हारी निकाल देगा। जब वो गलतियां निकालता है वो जनरली कब निकालता है? 30 सितंबर में। कब निकालता है? तो भाई जब तुम सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें क्या ले लेना? आईटीसी। अगर तुम भूल चुके हो, अगर क्या कर चुके हो, तुम भूल चुके हो, ठीक है जी। और फिर हमने एक बात और बताई थी, यहां पर जाकर एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है 31 दिसंबर को। कौन सी जी? कौन सी रिटर्न भरते हैं 31 दिसंबर को? एनुअल रिटर्न। क्या भरते हैं? एनुअल रिटर्न। तो क्या बोला भाई कि तुम आईटीसी कब तक ले सकते हो? अक्टूबर तक। कब तक ले सकते हो मैक्सिमम? अक्टूबर तक। लेकिन अगर तुमने एनुअल रिटर्न पहले ही फाइल कर दी, ऐसा भी तो हो सकता है, सॉरी, एनुअल रिटर्न आप 30 सितंबर से पहले भी तो फाइल कर सकते हो या नहीं? पहले फाइल कर सकते हो या नहीं? तो भाई अगर तुमने 30 सितंबर से पहले फाइल कर दी तो तुम्हारी लास्ट डेट क्या हो जाएगी आईटीसी लेने की? एनुअल रिटर्न की फाइल। वैसे तो हमारी डेट क्या है 30 सितंबर की, क्या अक्टूबर। क्या है जी कि भाई तुम मैक्सिमम आईटीसी कब तक ले सकते हो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का? भाई सितंबर की मंथ जब फाइल करोगे गलती ढूंढ लेना और ले लेना। लेकिन अगर तुम अपने आप को ज्यादा समझदार बनते हो और तुमने एनुअल रिटर्न क्या कर दी? पहले ही फाइल कर दी, तो वो डेट कहां पर खिसक के आ जाएगी? एनुअल रिटर्न। ये वाली बात हमने एक जगह और पढ़ी थी रिटर्न्स के सेक्शन में, और आगे कई बार और पढ़ेंगे, आगे कई बार और पढ़ेंगे। तो पढ़ना जी एक बार, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। ए रजिस्टर्ड पर्सन shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or service or both after the due date of furnishing the return under section 39 for the month of September। तो ड्यू डेट क्या होती है जी सेक्शन 39 में? सितंबर में। या तो अगर GSTR 3, ठीक है, GSTR 3B की डेट क्या है भाई? बोलो भाई, 20 तारीख क्या है? तो 20 अक्टूबर तक। अगर मान लो कोई ISD क्रेडिट ले रहा है, कौन ले रहा है जी? कोई ISD क्रेडिट ले रहा है, तो ISD की ड्यू डेट क्या होती थी जी? 13 तारीख क्या होती थी? तो भाई या तो तुम सितंबर की अगर नॉर्मल हो तो कब तक ले लेना? 20 अक्टूबर तक। और अगर ISD हो तो कब तक ले लेना? 13 अक्टूबर तक। फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और इनवॉइस रिलेटिंग टू such debit not pertain on furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। ये वाली बात हमने पढ़ी थी ना जी? हाँ, लगभग सेम है। किसकी तरह? सेक्शन 39(9) की तरह। अगर याद आ रहा हो कुछ, सेक्शन 39(9) में पढ़ा था ना कि कोई भी गलती कब ठीक कर सकते हो, तो वहां पर भी क्या बोला गया था? सितंबर की ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न whichever is earlier। हाँ जी, चलो अब ये क्लियर हो गया। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 टाइम लिमिट बताता है। अब चलो अब अपने एग्जाम्पल पे आते हैं भाई। हमारा एग्जाम्पल क्या था? 20 मार्च। क्या था जी? बिल की डेट क्या है भाई? 20 मार्च। और तुम क्या कह रहे हो? आईटीसी कब ले लेना इसका? 19 मार्च 2019 को। इसके आईटीसी की मैक्सिमम डेट जो 16/4 ने दी हुई है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ने क्या दी हुई है? 20 अक्टूबर क्या दी हुई है? फिर आईटीसी मिलेगा कब? आईटीसी तो मिल तो सकता है ना? कैसे? कब?
सर्टिफिकेट 6 महीना बाद भी तो मिल जाएगा ना। किसके 6 महीना बाद मिलेगा 19/3/2019 भाई? 19/3/2019 को के बाद कैसे मिल जाएगा? बिल की डेट क्या है भाई? 20 मार्च 2018। और सेक्शन 16(4) क्या कहता है? इस साल के जो भी बिल होंगे उसका आईटीसी कब तक ले सकते हो? सिर्फ 20 अक्टूबर तक। क्या कब तक ले सकते हो? 20 अक्टूबर तक। ऐसा पूछेगा नहीं क्वेश्चन तुमसे, लेकिन कभी इंटरव्यू में अगर आप फंस जाओ ना, एक क्वेश्चन इंटरव्यू वाले से भी खुद पूछ के आ जाना, सर तुम भी बताओ जरा एएमसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा। ये वाले क्वेश्चन मैं तुम्हें किस लिए बता रहा हूं, अगर आप सामने वाला आपसे ज्यादा कहे कि हाँ हमें जीएसटी आता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेना। सेक्शन 16(2) क्या कहता है भाई? गुड्स और सर्विस रिसीव होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लेकिन सेक्शन 16(4) क्या कहता है भाई? कि टाइम लिमिट है। लेकिन इसमें गुड्स और सर्विस कब रिसीव हो रहे हैं? 19 मार्च 2019 को। तो ध्यान रख लेना, नोट करके लिख लो, इन केस ऑफ एएमसी कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिख लो? इन केस ऑफ एएमसी कॉन्ट्रैक्ट हम ये मानते हैं कि चाहे गुड्स और सर्विस बेशक, ठीक है। अच्छा एक चीज बताना, एएमसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? 19 मार्च तक अगर तुम्हारे कंप्यूटर खराब नहीं हुए तो क्या तुम उसे पैसे दोगे या नहीं दोगे? देंगे। तो इसका मतलब ये तो कोई बात नहीं है कि कंप्यूटर ठीक होंगे तभी हम पैसे देंगे। मतलब तो क्या है? मतलब तो इस बात का ये है कि भाई हमारा राइट है तुमसे सर्विस लेने का, और वो राइट कब अराइज हो गया? 20 मार्च 2018 को अराइज हुआ या 19 मार्च 2019 को? कब हुआ? 20 मार्च को। तो एएमसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरा राइट कब आ गया भाई? 20 मार्च को। तो मैंने गुड्स और सर्विस कब रिसीव कर ली? 20 मार्च को। तो आईटीसी मुझे कब मिलेगा? 20 मार्च में। ठीक है, क्लियर है? तो भाई एएमसी कॉन्ट्रैक्ट का यहां पे स्पेशल लिख लेना कि गुड्स और सर्विस रिसीव्ड। क्या लिख लेना? ठीक है डियर। लो तो बड़ा शांत हो जाता है बस ये लिखकर कि गुड्स और सर्विस मस्ट बी रिसीव्ड, ठीक है ना। लेकिन उसके क्या क्या केस हो सकते हैं जरा ये चीज देखो। क्लियर है ये वाली बात यानी? बोलो। हाँ क्या लिखा हुआ है भाई? एएमसी वाली ये कह रहे कि किस सेक्शन में लिखा हुआ है डियर? ऐसा नहीं है, जीएसटी एक्ट सारी चीजें बार बार बताएगा। तो उन्होंने कहा है कि एएमसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये माना जाता है कि आपका जो राइट रिसीव होता है वो किस दिन हो जाता है? जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो इसका मतलब ये माना जाता है कि गुड्स और सर्विस आपने रिसीव कर लिया। ये तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में होगा। बहुत सारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होता है जो सर्टेन परसेंट अगर 20% एडवांस देता है, जब सर्विस प्रोवाइड होता है उसके बाद देता है। हाँ लेकिन उसमें एएमसी कॉन्ट्रैक्ट और वन कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अंतर होता है, ठीक है। इसमें राइट टू रिसीव कब मान लिया जाता है एएमसी कॉन्ट्रैक्ट में? कि भाई जिस दिन आपने कॉन्टैक्ट करा। आप अगर क्योंकि सर्विस नहीं भी दोगे, अगर आपके कंप्यूटर नहीं भी खराब हुए तब भी आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, जबकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर है वाली बात? चलो इसमें एक केस और डिस्कस करते हैं डियर। देखिए प्लेन सेक्शन पढ़ना तो बड़ा आसान है, लेकिन थोड़े से इसके इश्यूज कर ले कि जिससे प्रैक्टिकल लाइफ में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए डियर, एक बार हुआ क्या, मेरे को अभी एक लैपटॉप लेना था और मैं लैपटॉप लेने चला गया लक्ष्मी नगर में एक दुकान पे। और लक्ष्मी नगर में मैं इस दुकान पर जब लैपटॉप लेने गया तो मैंने इनसे बोला कि भाई मैंने कॉन्फ़िगरेशन दी, मॉडल नंबर दिखाया। मैंने कहा भाई ये मॉडल नंबर है HP, ठीक है, 302 दिस डेट, ये मॉडल नंबर मिल जाएगा? उसने कहा हाँ मिल जाएगा, बहुत माल रखा है हमारे पास। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कितने का? उन्होंने कहा भाई साहब 50,000 रुपये का मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अभी मान के चलना मैं क्या हूँ? अनरजिस्टर्ड हूँ। मैं क्या हूँ? और ये लक्ष्मी नगर वाला क्या है जी? रजिस्टर्ड, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है आप दे दो 50,000 रुपये का। उसने कहा ठीक है लाओ पैसे दो, अभी बिल बनाते हैं आपका। उसने तुरंत के तुरंत मेरा बिल बनाया, मेरे को दिया, तुरंत के तुरंत मैंने पैसे दिए। उसने कहा बस सिर्फ 5 मिनट रुको, अभी लैपटॉप आ रहा है, ठीक है ना। उसने क्या करा, यहाँ से तुमने देखा होगा ये लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं अरे सर ये HP 302 पड़ा हुआ है अपने गोडाउन में, ठीक है। सामने से फ़ोन पे आवाज़ आती है हाँ
है इतने का, ठीक है। तो उन्होंने फ़ोन करा कि भाई बस 5 मिनट में आ रहा है, ठीक है। मैं बैठ गया भाई 5 मिनट 10 मिनट में। अब ये जो फ़ोन करते हैं, होता है ना आपके साथ भी कई बार, हाँ, कि दुकान पे गए वो फ़ोन करके कह रहा है जी 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, वो लैपटॉप ही नहीं आया। मैंने कहा भाई साहब ये लैपटॉप कब आएगा? ठीक है आप बताओ, मुझे जल्दी है, मुझे जाना है, घर जाना है। उसने कहा सर बस आ रहा है। 10 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, वो आया नहीं, आधा घंटा हो गया। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा भाई ये लैपटॉप आएगा या नहीं आएगा, तुम सच सच बताओ क्या है। तुम बार बार फ़ोन कर करके पूछ रहे हो कि कहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा, कहाँ है तुम्हारा गोदाम। कह रहा सर गोदाम है हमारा। गोदाम कुछ नहीं है, एक दूसरा डीलर है हमारा नेहरू प्लेस में। कहाँ पर है? नेहरू प्लेस में, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये दुकान वाला था XYZ प्राइवेट लिमिटेड। उसने कहा सर आपको सच बताऊं कि नेहरू प्लेस में हमारा दुकानदार है, वहां से लैपटॉप आ रहा है और लड़का जाम में फंसा हुआ है। लड़का कहाँ फंसा हुआ है? जाम में फंसा हुआ है, ठीक है। तो आपको लगेंगे अभी 2 घंटे। मैंने कहा यार तू पहले बताता। मैंने कहा तू पहले बताता, मैं रास्ते में उससे ले लेता हूँ, उसे बोल दे रास्ते में मुझे दे देगा। बिल तो आपने मुझे दे ही दिया और रास्ते में लैपटॉप में उससे ले लूंगा। उसने कहा चलो ऐसा कर लो। अब आप मुझे एक चीज बताना, नेहरू प्लेस वाले ने मुझे रास्ते में गुड्स दे दिए, ठीक है जी। गुड्स मुझे किसने दे दिए? नेहरू प्लेस वाले। नेहरू प्लेस वाले ABC प्राइवेट लिमिटेड ने बिल किसके नाम पर बनाया होगा भाई? लक्ष्मी नगर वाले के। किसके नाम पे बनाया होगा? लक्ष्मी नगर वाले के। और लक्ष्मी नगर वाले ने बिल बनाया था मेरे नाम पे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लक्ष्मी नगर वाला जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति लक्ष्मी नगर में डीलर है, जो शॉपकीपर है, लक्ष्मी नगर वाला क्या ITC ले पाएगा उस लैपटॉप का या नहीं? नेहरू प्लेस वाले ने बिल किसके नाम बनाया होगा? लक्ष्मी नगर वाले ने। और लक्ष्मी नगर वाले ने बिल किसके नाम बनाया होगा? मेरे नाम। मैं तो ITC नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं तो हूं अनरजिस्टर्ड, लेकिन लक्ष्मी नगर वाला ITC ले पाएगा या नहीं? क्यों? प्लेस ऑफ डिलीवरी उसमें लिखा होगा ना वहाँ का। क्या लक्ष्मी नगर वाले ने गुड्स रिसीव करे? रिसीव तो नहीं करेंगे। नहीं, रिसीव तो उसके बेस पे करेंगे। प्लेस ऑफ डिलीवरी के वहाँ पे दिया होगा ना चलान पे। बताओ क्या लक्ष्मी नगर वाला ITC ले पाएगा? बोलो सोचो। नहीं ले पाएगा उसने गुड्स रिसीव। लेकिन क्या उसे मिलना चाहिए था? क्या उसे मिलना चाहिए था? क्या हकीकत में ऐसा नहीं है कि रिसीव उसी नहीं करे? वो तो बात अलग है कि उसके ब्याह पे किसी दूसरे व्यक्ति ने कर ली है, लेकिन इन जेन्युइन सिचुएशन तो क्या हुआ है? उसने ही करे। लेकिन क्या डिपार्टमेंट इस बेस पर हमारे ITC को मना कर सकता था कि भाई गुड्स और सर्विस तेरे पास रिसीव हुए? वो कह रहा भाई मैंने रिसीव नहीं करे, लेकिन मेरे ब्याह पर मेरे बंदे ने तो रिसीव कर लिए। या ये जरूरी था कि लैपटॉप पहले आए, लक्ष्मी नगर में मत्था टेके और फिर जाए? ऐसा थोड़ी था। क्या गवर्नमेंट की इंटेंशन थी क्या? लेकिन GST डिपार्टमेंट मना तो कर सकता था ना कल को, अगर हम इतना ही लिख के छोड़ देते। तो उन्होंने कहा भाई हम तुम्हारे मन की बात को समझते हैं। तो इन्होंने ये बात किस में लिख दी डियर? एक्सप्लेनेशन में लिख दी। किस में लिख दी? एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज। कौन सी क्लोज भाई? बी क्लोज। कौन सी क्लोज? बी क्लोज। इट शैल बी डीम्ड। इट शैल बी डीम्ड। डीम्ड का मतलब क्या होता है? मान लेना। क्या हम मान लेंगे डेट द रजिस्टर्ड पर्सन, डेट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स, डेट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting an agent or otherwise before or during movement of goods, either by way of transfer of document of title of goods or otherwise। इसका मतलब अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर गुड्स को रिसीव करेगा तो हम क्या मान लेंगे कि भाई तुमने ही गुड्स रिसीव करे और तुम्हें ITC मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है? बोलो ये 2 क्लोज क्लियर है, ये A और B, इनमें दोनों एग्जांपल लिख लिए। चलिए जी हमारे 2 क्लोज क्लियर हो गए, क्लोज A क्लोज B। क्लोज A के सामने साथ में लिख भी लीजिएगा रूल 36। क्या लिख लीजिएगा? रूल 36। जो ये अदर डॉक्यूमेंट एज में भी प्रिस्क्राइब्ड बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? हमें रूल 36 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रूल 36।
तो पहली चीज हो गई कि टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या है भाई, गुड्स और सर्विस रिसीव हो गई है। और गुड्स वाले केस में हमने क्या केस पढ़ा भाई, गुड्स वाले केस में हमने एक स्पेशल केस पढ़ा कि भाई अगर गुड्स मैंने ना रिसीव करे, मेरे व्याप पे किसी और ने रिसीव कर लिए, तो माना जाएगा कि मैंने गुड्स रिसीव कर लिए। और सर्विस के केस में एक स्पेशल केस पढ़ा, किस चीज का, एएमसी का। किसका पढ़ा, एएमसी वाले कॉन्ट्रैक्ट में उसी दिन मान लेते हैं जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सर्विस रिसीव हो गई। क्लियर है, लॉजिकल बात है। चलिए अब आगे चलते हैं। गुड्स वाले केस में एक बात और मैं आपको बताता हूं, गुड्स वाले केस में एक बात और बताता हूं डियर। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ गुड्स की ना मार्केट में शॉर्टेज होती है कुछ गुड्स की शॉर्टेज मार्केट में, या नहीं भाई। जैसे अभी ठंड हो रही है, अभी सर्दी हो रही है, तो ठंड है, ठंड में क्या हो रहा है, ठंड में क्या हो रहा है डियर, आपको पता है लेडीज लोग एक जुराब पहनते हैं, सॉक्स, जिसमें अंगूठे वाली जुराब बोलते हैं उसे, उसमें एक अंगूठा अलग से निकला होता है ना जी, कि भाई चप्पल में भी इजीली पहनी जा सके, ठीक है, वो सॉक्स पहनते हैं। लेकिन क्या होता है जब सर्दियां आती है ना, जनरली सॉक्स कब बिकती है, ठंड में बिकती है। तो अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं सॉक्स का मैन्युफैक्चरर हूं, तो क्या करता हूंगा मैं कि ज्यादातर मेरे पास मशीनें किसकी होती होंगी, जेंट्स की जुराब की या लेडीज जुराब की, जेंट्स की जुराब की, क्योंकि लेडीज की जुराब तो मुझे पता है 2 या 3 महीने बिकेंगी, वो भी ठंड में। लेकिन मेरे पास लेडीज की सॉक्स बनाने के लिए मशीनें 1-2 ही है, ठीक है। लेकिन ठंड में हर व्यक्ति की डिमांड हो जाती है कि मुझे ये सॉक्स चाहिए, हाँ। तो मेरे पास एक आता है मिस्टर एक्स, वो कहता है कि साहब मुझे 100 दर्जन सॉक्स दे दो लेडीज की। मैंने कहा पागल हो गया, 100 दर्जन तुझे सॉक्स में दे दूंगा लेडीज की, मेरी तो मशीनें भी अभी इतनी नहीं है, क्योंकि मशीनें तो मेरे पास क्या 1-2 है। तो भाई इस वाले माल की अभी शॉर्टेज है, अभी मैं तुझे पूरी सारा 100 दर्जन माल नहीं दे सकता। उसने कहा सर आप ना पैसे ले लो ना 100 दर्जन के, लेकिन मुझे माल दे दो। मैंने कहा भाई अभी माल है नहीं मेरे पास। हाँ ये बात पक्की है, अगर तू अभी मेरे को 1 लाख रुपए दे के जाता है पूरे 100 दर्जन माल के, ठीक है, मैं तेरा अभी तो बिल बना दूंगा, अभी क्या कर दूंगा, बिल बना देता हूं। लेकिन अभी तेरे को सारा माल नहीं दूंगा, अभी तेरे को कितना माल दे देता हूं, 10 दर्जन दे देता हूं, ठीक है ना। और ऐसा कर 40 दर्जन, ये कब डील हो रही है आज, 13 जनवरी को। कब हो रही है, 13 जनवरी को। ऐसा कर 40 दर्जन ले लियो 2 फरवरी को। कब ले लियो, 2 फरवरी को। और बाकी का जो तेरा रिमेनिंग माल है 50 दर्जन, वो कब ले लियो, 2 मार्च को। उसने कहा एग्री कि चलो कोई बात नहीं, तुम आज मुझे 10 दर्जन दे दो और बाकी इंस्टॉलमेंट में दे देना। क्या दे देना, गुड्स आते हैं ना कई बार इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। हमने किसी भी अब जैसे हमें पता है भाई कि किसी भी चीज का रेट बढ़ने वाला है, तो जब हमें पता लग जाता है कि इस चीज का रेट बढ़ने वाला है, तो हम उससे क्या कहते हैं कि भाई ऐसा करो, तुम अभी पैसे ले लो सारे, अभी बिल बना दो, लेकिन मेरे पास गोडाउन में जगह नहीं है माल रखने की, तुम मुझे माल कैसे दे देना, इंस्टॉलमेंट में दे देना। कैसे दे देना, इंस्टॉलमेंट में दे देना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मिस्टर एक्स ने जुराबे खरीदी, 10 दर्जन खरीदी 13 जनवरी को, इसका आईटीसी कब मिलेगा, जनवरी की रिटर्न जाएगी 20 फरवरी में। कब मिलेगा, 20 फरवरी में। इसने जो जुराबे आई कब, 2 फरवरी को। कब आई, इसका आईटीसी कब मिलेगा, और इसका आईटीसी कब मिलेगा। अच्छा इन सब का बिल कब आ गया था भाई, कब आ गया था, जनवरी में। पैसे पेमेंट कब चली गई थी, जनवरी में। लेकिन हमने क्या बोला था, गुड्स और सर्विस जब रिसीव होती है आईटीसी तभी मिलेगा। तो तुमने बोला सर जब गुड्स रिसीव हुए तब आईटीसी ले लो। गवर्नमेंट ने कहा एक बिल के ऊपर ऐसी चिंदी चोरी बातें मत करियो।
कि कुछ आईटीसी अभी ले रहा है, कुछ बाद में ले रहा है। अगर तेरा बिल आया है, उस बिल पर आईटीसी उसी टाइम पर मिलेगा तुझे, उसी टाइम पर मिलेगा, एक बार में मिलेगा, लेकिन बार बार हम नहीं देंगे। तो अब तू ये डिसाइड कर ले, अब तू ये डिसाइड कर ले कि बता तुझे आईटीसी कब लेना है। अब बताओ ये क्या सोचता होगा आईटीसी लेने को, ये क्या सोचता होगा कि 13 जनवरी को लो। तो गवर्नमेंट मान जाएगी इस बात पे? गवर्नमेंट क्या कह रही होगी कि एक ही बार देंगे, कब देंगे, कब देंगे? हाँ, जब इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है नहीं भाई, कुछ तो माल आ गया मेरे पास, कुछ का तो दे दो आईटी। उसने कहा हम नहीं देते, एक ही बार मिलेगा। तो लड़ाई हो रही है या नहीं हो रही? तो लेकिन जीतेगा कौन? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट, क्या बोला गवर्नमेंट ने? इन केस ऑफ लॉट्स और इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है डियर, प्रोविजो पढ़ लो, प्रोविजो। ठीक है, ये प्रोविजो का सीधी लिंकेज कहां से है? क्लोज बी से। कहां से है जी? क्लोज बी से। प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस, वेयर द गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट। अगर गुड्स किस में आ रहे हैं जी? इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं या लॉट्स में आ रहे हैं? द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट अपॉन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। कब मिलेगा भाई? लास्ट लॉट में मिलेगा। लास्ट लॉट से पहले हमारे पास आ मत जाना। तो भाई अगर कोई व्यक्ति तुमसे ये पूछे, तुम्हारी कंपनी वाले तुमसे सलाह मांगे कि भाई हमारे को गुड्स लाने हैं लॉट्स में, इंस्टॉलमेंट में लाने, बिल इकट्ठा बनवा ले क्या? हमने कहा भाई नहीं, बिल इकट्ठा मत बनवाइयो, बिल इकट्ठा मत बनवाइयो। चाहे पेमेंट इकट्ठी दिया, चाहे पेमेंट इकट्ठी दिया, लेकिन बिल इकट्ठा मत बनवाइयो। क्योंकि आईटीसी हमें कब मिलता है? जब हमारे पास क्या आ जाए? लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाए। क्या आ जाए? लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो भाई अगर कोई ऐसे गुड्स हैं जो तुम्हें इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं, तो उसमें आईटीसी कब मिलेगा जी? लास्ट इंस्टॉलमेंट। बेसिकली ये प्रोविजन जनरली बनाया किसके लिए था? मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपने देखा होगा लिफ्ट वगैरह, ठीक है, तो जैसे लिफ्ट, आपको क्या लगता है? एक लिफ्ट लगनी है, ठीक है, एक लिफ्ट लगनी है, तो मेरे को दिल्ली से मुंबई को लिफ्ट भेजनी है बनाकर, क्या एक ट्रक में चली जाएगी या उसके लिए 2-3 ट्रक लगेंगे? भाई एक बार में चली जाएगी इकट्ठी, या डिसमेंटल करके उसे भेजनी पड़ेगी? डिसमेंटल करके भेजनी पड़ेगी, है ना जी। तो अब मान लो एक ट्रक पहले निकल गया, दूसरा ट्रक बाद में आ रहा है, तीसरा ट्रक बाद में आ रहा है, तो सामने वाले को बिल हम पे, अगर हमने बिल पहले भेज भी दिया, ठीक है, मान लो बाय वे ऑफ मेल भेज दिया कुछ भी, लेकिन वो आईटीसी का हकदार कब होगा? जब पूरा आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमेशा ध्यान रखना, इन केस ऑफ लॉट्स इंस्टॉलमेंट आईटीसी कब मिलता है भाई? लास्ट लॉट में। तो भाई गुड्स के केस में ये याद रहेगा। बी क्लोज इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो क्या क्या केस बनने बी क्लोज में? चलो अब आ जाओ भाई। अब एक व्यक्ति ने कहा भाई आईटीसी कब मिलता है? मैंने कहा भाई देख, आईटीसी मिलने के लिए पहली बात सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 पढ़ ले, तू रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और तेरे किसके लिए यूज हो? बिजनेस पर्पज के लिए। चलिए डियर, मैंने अभी एक एग्जांपल करा था केजे क्लासेस वाला, कैमरे वाला। अब इस वाले केस में बताएं, जो हम अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले एग्जांपल, इस वाले केस में कैमरामैन ने शूटिंग करी हमारी दिल्ली ब्रांच में, सर्विस दी कहां पर? दिल्ली ब्रांच में, और बिल कहां दिया? यूपी की ब्रांच में। कहां पर दिया? यूपी की ब्रांच में। अब बताओ कौन सी ब्रांच को आईटीसी मिलेगा? भाई दिल्ली वाले के पास, ठीक है, दिल्ली वाले ने क्या करी है? गुड्स और सर्विस ली है, क्या दिल्ली वाली ब्रांच के पास बिल है क्या? तो आईटीसी कैसे मिलेगा? तो यही कह रहे हैं, सर्विस तो यहाँ पे है ना। तो गुड्स और सर्विस यहाँ रिसीव हुई है, लेकिन क्या बेसिक 4 कंडीशन पूरी हुई है क्या? क्या ये कंडीशन चारों में से एक पूरी हो जाए तो काम हो जाएगा, या चारों इकट्ठी पूरी होनी चाहिए? तो बताओ दिल्ली वाले को आईटीसी मिलेगा क्या? अच्छा यूपी वाले को मिलेगा या नहीं? तो भाई ऐसी गड़बड़ मत करना। अगर आप पे 2 जीएसटी नंबर है तो ऐसा मत करना बिल कहीं ले लो और सर्विस कहीं ले लो या गुड्स कहीं ले लो। इस वाली केस में तुम्हारी दोनों ब्रांच क्या हो जाएगी? इनएलिजिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनएलिजिबल हो जाएगी। ठीक है ना जी, क्योंकि हमारी कंडीशंस क्या है कि गुड्स और सर्विस दोनों हमारे पास रिसीव होनी चाहिए। क्लियर है जी? और इनवॉइस भी हमारे पास रिसीव होना चाहिए।
क्लियर है? कुछ लोग ऐसी गलती कर रहे हैं तो जिस दिन वो पकड़े गए तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे की कहानी करते हैं। एक बच्चा था, एक बच्चे से मैंने पूछा कि भाई कैसा चल रहा है तुम्हारी पढ़ाई? कह रहा सर पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, सारा कुछ रटा हुआ है, मुझे सब कुछ याद है। मैंने कहा फिर पास क्यों नहीं हो रहे तुम? कह रहा बस सर पास नहीं हो रहा, याद सब कुछ है, सब कुछ जो मर्जी लिखवा लो। मैंने कहा पास क्यों नहीं होते भाई तुम? वो कहता सर मैंने ना आज तक एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा। मैंने क्या नहीं करा? एग्जाम फॉर्म नहीं भरा। और अगर एग्जाम फॉर्म नहीं भरा तो क्या बच्चा वो पास हो सकता है कभी? हाँ, चाहे जितना मर्जी पढ़ ले पास हो सकता है क्या? नहीं। तो एक व्यक्ति चिल्ला रहा है कि आईटीसी कम मिलेगा। मैंने कहा गुड्स है तेरे पास? कह रहा हाँ। मैंने कहा इनवॉइस है तेरे पास? कह रहा हाँ। गुड्स भी है और क्या है? इनवॉइस भी है। तो मैंने कहा भाई तो आईटीसी क्यों नहीं मिल रहा? कह रहा बस पता नहीं मिल क्यों नहीं रहा। मैंने कहा रिटर्न फाइल कर दी क्या? कह रहा नहीं वो तो नहीं करी। तो भाई तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन क्या है भाई? रिटर्न फाइल कर दे। डी कंडीशन क्या है? ही हैज फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। ही हैज फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। बेटा अगर तुमने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो तुम्हें आईटीसी नहीं मिलेगा। सर इसका क्या मतलब है? मैंने कहा इसे एक एग्जांपल से करते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत टेक्निकल है, किसी से पूछ लो। यहाँ पे इस वाले पे आप पॉइंट के साथ साथ ना एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, जी मैं क्या क्या एग्जाम्पल कहां पर कोरिलेट कर रहा हूं। चलिए अब आप मुझे बताना, एक व्यक्ति था डियर, अप्रैल में वो व्यक्ति मेरे पास आया, उसकी मैं अकाउंटिंग कर रहा था। अप्रैल में वो व्यक्ति मेरे पास आया। मैंने कहा भाई बताओ तुम्हारी जीएसटी की रिटर्न जानी है? उसने कहा हाँ सर जानी है। मैंने कहा बताओ सेल परचेज कितनी है? उसने कहा सर मेरी परचेज है 10 लाख रुपए की। कितने की परचेज है? 10 लाख रुपए की। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा आईटीसी कितना है? 1,80,000। मैंने पूछा सेल कितनी है भाई तुम्हारी? उसने कहा सेल है सर मेरी 20 लाख रुपए की। मैंने कहा टैक्स कितना पे करना है? कह रहा सर टैक्स पे करना है 3,60,000। मैंने कहा हाँ भाई अप्रैल की रिटर्न कब तक जानी है भाई? 20 मई तक फाइल कर दो। उसने कहा सर 20 मई तक फाइल तो कर दूंगा मैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है टैक्स जमा करने के। क्यों टैक्स जमा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? और उसने कहा सर बताओ अगर टाइम से जमा नहीं करा तो क्या होगा? मैंने कहा भाई देख तेरे को एक तो लेट फीस लगेगी। क्या लगेगी? कौन से सेक्शन में लगती है लेट फीस? सेक्शन 47 में। कितने रुपए लगती है? 25 रुपए सीजीएसटी, 25 रुपए एसजीएसटी। और नील की रिटर्न हो तो 10-10 रुपए। कितने रुपए? 10-10 रुपए। ठीक है भाई, ऐसा नहीं करना है कि आगे पढ़ रहे हैं तो पीछे का भूलते जाना है, ठीक है। हाँ, मैंने कहा भाई एक तो तेरे को क्या लगेगी? लेट फीस लगेगी। उसने कहा कोई बात नहीं 50 रुपए की तो लेट फीस है, दे देंगे यार। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई एक इंटरेस्ट भी लगेगा। एक क्या लगेगा? इंटरेस्ट कौन से सेक्शन में लगता है भाई? अबे यार इंटरेस्ट अरे यार सेक्शन 50 लिख लो भाई, लिख लो। सेक्शन 50 में क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा 18%, ठीक है। सेक्शन 50 में इंटरेस्ट लिखा है कि इंटरेस्ट लगता है 18% और कुछ केसेस में लगता है 24%। एक या दो केसेस ऐसे हैं जिसमें 24% लगता है और मैक्सिमम हर केस में कितना लगेगा? 18%। तो अभी हम जब भी बात करेंगे किसकी बात करेंगे? 18% की। तो हमने कहा भाई कोई बात नहीं, ऐसा कर, तेरे पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। और इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा भाई? उसने कहा कोई बात नहीं दे देंगे यार, ठीक है। उसने कहा कोई बात नहीं दे देंगे यार, टेंशन नहीं है। अब वो व्यक्ति मेरे पास आया, ठीक है। वो 20 मई को नहीं आया, आज वो आ रहा है भाई 20 जनवरी को। कब आ रहा है जी? 20 जनवरी 2019 को। एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कैलकुलेट इंटरेस्ट। क्या पूछ रहा है आपसे? इंटरेस्ट बताओ। तो बताना जरा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा बताना, मदद कराना मेरी। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा जी? हाँ, हमें टैक्स कब जमा करना था लॉजिकली? 20 मई को। 20 मई से 20 जून, 20 जुलाई, 20 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 8 ही महीने तो हुए यार, 9 कहाँ हुए? हाँ 8 ही महीने तो हुए। हाँ
पता नहीं है 9 महीने कैसे कर रहे हैं। 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, कितने % लगेगा जी? 18%। साल का है बेटा ये, 18% क्या है? साल का। तो 1.5% कर लूँ, ठीक है जी, 1.5% पर मंथ। हाँ, कितने अमाउंट पे लगेगा? 1,80,000 रुपये, ठीक है। बच्चे ने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट, वो यूज नहीं, अभी वो आपने क्रेडिट यूज कौन किया? हाँ भाई, क्या क्या कुछ दिक्कत आ गई क्या? नहीं, ये जो आपने 1,80 पे लिखा है, लिखे हैं सर, हाँ। 60 पे लगेगा ना? इन्होंने कहा सर 1,80 पे नहीं लगेगा, 360 पे लगेगा। क्या ये सही कह रहे हैं? नहीं, माइनस होगा ना उसमें आईटीसी। हाँ, इन्होंने कहा सर आईटीसी मिल जाएगा। इन्होंने क्या बोला सर, 1 लाख का तो 1,80,000 का तो क्या आईटीसी है, 1,80,000 का तो आईटीसी है। मैंने कहा आईटीसी लेने की बेसिक कंडीशन पता क्या है? बिल तेरे पास होना चाहिए, गुड्स तेरे पास होने चाहिए, और तूने क्या फाइल कर दियो? तू रिटर्न किस दिन फाइल कर रहा है? तू रिटर्न किस दिन फाइल कर रहा है? 20 जनवरी को। तो तू आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल कब हुआ? तू आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल कब हुआ भाई? 20 जनवरी को। तेरी आईटीसी की एलिजिबिलिटी कब बनती है? 20 जनवरी को। तो जब तेरी आईटीसी की एलिजिबिलिटी ही बनी 20 जनवरी को, तो मैं तेरे को उस टाइम से अब तक लायबिलिटी तेरी कितनी थी? 3,60,000। तो तुझे इंटरेस्ट कितने पे पे करना पड़ेगा? किस पे, कितने पे पे करना पड़ेगा? 3,60,000 रुपये। गवर्नमेंट के पास गया नहीं है। आईटीसी की बेसिक कंडीशंस जब तक आप जस्टिफाई नहीं करोगे, ठीक है। और डियर ये ध्यान रखना, ये जो भी लॉ में पढ़ा रहा हूँ, ये कौन सी डेट का पढ़ा रहा हूँ? 13 जनवरी का। कब पढ़ा रहा हूँ? आज की डेट का 13 जनवरी का, ठीक है। कल को इस लॉ में 1 फरवरी से कुछ चेंजेज है, ठीक है, उसके बाद मैं उसकी अमेंडमेंट क्लास लूंगा। लेकिन अभी क्या है, ये 13 जनवरी को जो लॉ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है ना सर, 3,60,000 का सेल है, मैं सोच रहा हूँ 1,80,000 का सेल लिस्ट रखवा, अगले मंथ में मैं फॉरवर्ड कर दूँ उसको। नहीं नहीं अगर नहीं है तो अगले महीने में दे देंगे इंटरेस्ट, बाकी मैं केटी यूटिलाइज कर लेता हूँ इस महीने में। नहीं, इस वाले केस में अगर आपसे कोई व्यक्ति आपसे पूछे सर इसमें क्या करना है, मैंने कहा डियर अगर तुम्हें इसमें बचना है तो हमेशा क्या करना, उस व्यक्ति से बोल देना कि साहब तुम पे पैसे हो या ना हो, तुम पे पैसे हो या ना हो, तुम क्या कर दो, रिटर्न फाइल कर दो। क्या कर दो? रिटर्न फाइल कर दो। क्योंकि अगर तुमने रिटर्न फाइल कर दी तो तुम्हें आईटीसी मिल ही जाएगा। उसने कहा सर रिटर्न कैसे फाइल कर दूं, टैक्स की पेमेंट नहीं। मैंने कहा सेल मत डालो। मैंने क्या बोला? सेल की फिगर मत डालो, सेल को चाहे बाद में डाल देना, लेकिन तुम कम से कम क्या ले लो रिटर्न फाइल करके? आईटीसी तो ले लो। उससे फायदा क्या होगा? एक तो आईटीसी मिल गया, और एक उससे लेट फीस नहीं लगी। और जो तुम्हारे सेल के बिल है, सिर्फ 10 लाख की सेल के बिल इस मंथ में दिखा दो और बाकी की सेल के बिल बाद में दिखा देना, और बाद में विद इंटरेस्ट जमा कर देना। और जब बाद में विद इंटरेस्ट जमा होगा तो सिर्फ किस पे लगेगा? रिमेनिंग 10 लाख पे। क्लियर है मेरी बात? तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर इसमें समाधान क्या करना है, तो उसका समाधान उसे ऐसे बता देना। लेकिन इस कंडीशन को हमेशा ध्यान रखना, जब तक रिटर्न फाइल नहीं करी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। क्लियर है जी? आप उस मंथ में एलिजिबल होते हो आईटीसी के लिए जिस मंथ में आप रिटर्न फाइल करते हो। क्लियर है मेरी बात या नहीं? यहां तक कोई डाउट है? बोलो। हाँ चलो, अब गवर्नमेंट ने अगला लास्ट कंडीशन देखो। ये आईटीसी का चैप्टर में बहुत आराम से बता रहा हूँ, बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अच्छे से करना ये चारों कंडीशंस को। चलो, ये वाला एग्जांपल नोट कर लिया आपने? हाँ चलिए, अब एक अगली कंडीशन। एक व्यक्ति ने क्या बोला, ऐसे कई क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और आकर क्या कहते हैं, सर मैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से
सर मैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से 50 लाख रुपए का माल परचेज करके ले आया। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 50 लाख का माल तुम परचेज करके ले आए। तो मैं उससे सर 50 लाख का माल परचेज करके ले आया, बिल भी मेरे पास आ गया सर 13 जनवरी को, माल भी मेरे पास आ गया सर 13 जनवरी को, और अब मैं इसकी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ 20 फरवरी को। मैं क्या आईटीसी ले लूँ? मैंने कहा हाँ ले ले, लेकिन क्या है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेईमान नहीं होनी चाहिए। उसने कहा सर ये कैसे पता करूँ मैं कि ये बेईमान है या नहीं है? सर ये क्यों पता करवा रहे हो? उन्होंने कहा सुन भाई, अगर तूने इस 50 लाख के माल पर, सपोज करो हमने आईटीसी ले लिया कितना जी, 9 लाख रुपए, क्या ले लिया जी, 9 लाख रुपए, लेकिन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेईमान निकल गई। क्या निकल गई? बेईमान निकल गई। उसने अपनी या तो रिटर्न फाइल नहीं करी, या रिटर्न फाइल कर दी लेकिन टैक्स जमा नहीं करा। क्या नहीं जमा करा? टैक्स जमा नहीं करा। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेईमान है, इसने अपना टैक्स जमा नहीं करा। और मिस्टर एक्स, तूने किससे खरीद के लाया था माल? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। उसने, मिस्टर एक्स ने कहा मेरा क्या कसूर, मैं तो माल भी खरीद के लाया हूं, पैसे भी दिए हैं और मैंने रिटर्न भी फाइल कर दी। मैंने कहा भाई आईटीसी की चौथी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। आईटीसी की चौथी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। सर चौथी कंडीशन क्या है? कि इस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने टैक्स पे कर दिया हो। इस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने क्या पे कर दिया हो? टैक्स। अगर उस कंपनी ने टैक्स पे नहीं करा तो गर्दन तुम्हारी पकड़ी जाएगी। अगर उस कंपनी ने टैक्स पे नहीं करा तो गर्दन तुम्हारी पकड़ी जाएगी। हालांकि जो ये जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया है, इसमें लिख दिया है कि अब की बार अगर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टैक्स पे नहीं करती है तो गर्दन मिस्टर एक्स के साथ साथ इसकी भी पकड़ी जाएगी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की। ठीक है ना? अमेंडमेंट एक्ट में ये बात लिखी है कि दोनों की पकड़ी जाएगी, लेकिन ओरिजिनल लॉ में क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ मिस्टर एक्स तुझे इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो भैया ये कौन सी कंडीशन है हमारी? सी कंडीशन। ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन सेक्शन 41 द टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। उसने कहा इस पर टैक्स आ जाना चाहिए, किसके पास? गवर्नमेंट के पास। ठीक है, आइदर इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिनिसेबल इन द सेड सप्लाई। भाई हमारे पास टैक्स आ जाना चाहिए, हमें नहीं मतलब कौन पे करेगा, लेकिन हमारे पास टैक्स आ जाना चाहिए। अगर तुम क्या लेना चाहते हो उसका? आईटी। अगर हमारे पास टैक्स नहीं आया, तो आईटीसी के बारे में सोचना भी मत। तो भाई 4 बेसिक कंडीशन याद रहेगी अब इसकी। हाँ 16 दोगी, 4 बेसिक कंडीशन याद रहेगी। क्या याद रहेगी कंडीशन? पहले पास गुड्स आने चाहिए, मेरे पास इनवॉइस होना चाहिए, मैं क्या करूं, अपनी रिटर्न फाइल करूं और सामने वाला क्या जमा करे? टैक्स जमा करे। गुड्स वाले में लोड्स वाला याद रहेगा, किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारे ब्याज पे ले लिया वो याद रहेगा, एएमसी कॉन्ट्रैक्ट याद रहेगा, कहानी याद रहेंगी ये। ठीक है, चलो आगे कहानी करते हैं। पहला प्रोविजन हमारा हो गया। अब बच्चे तुम्हें पता है हमने जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाया करता था सेक्शन 29(2) में अगर हम बिल ट्रेडिंग करते थे। क्या करा करते थे हम? बिल ट्रेडिंग, मतलब कि बोकस बिल दिया करते थे। क्या दिया करते थे? अगर हम बोकस बिल दे रहे हैं, सप्लाई नहीं करी फिर भी बिल दे रहे हैं, तो रूल 21 में बात लिखी हुई थी, ठीक है, कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे हम पिछली डेट से। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इस तरह की चीजों को रोकने के लिए बहुत कानून बनाती है। जीएसटी में अलग अलग जगह, एक तो वहां पे रजिस्ट्रेशन में लिख दिया, लेकिन व्यक्ति मानता कहाँ है? ठीक है, वो तो मानता नहीं है, वो थोड़ी बहुत बातें करता है। उसने इससे रिलेटेड एक बात आईटीसी के चैप्टर में भी लिखी, लेकिन लिखी दूसरे तरीके से। कैसे लिखी उसने? अच्छा तुम ये बताओ, जर्नली सपोज करो ये मिस्टर एक्स है, यहां पर इसकी सेल बहुत ज्यादा हो रही है, यहां पे इसकी सेल ज्यादा हो रही है 1 करोड़ की, और इस पे परचेज है सिर्फ 20 लाख रुपए की। अब मिस्टर एक्स को
किसी ने सजेस्ट करा भाई परचेज के बिल ले ले, क्या कर ले, परचेज के बिल ले ले, फर्जी क्या कर ले, फेक बिल ले ले परचेज के। उसने कहा चल यार ले ले, तो मुझे परचेज के बिल कौन देगा, उसने कहा ABC प्राइवेट लिमिटेड देगी। क्या देगी, ABC प्राइवेट लिमिटेड ने इसे परचेज के बिल दे दिए। कितने रुपए के, 40 लाख के। जब इसे 40 लाख रुपए के बिल दिए, मिस्टर एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज डेबिट टू, ठीक है, ABC प्राइवेट लिमिटेड क्या करेगा, टू ABC प्राइवेट लिमिटेड। और इस ABC प्राइवेट लिमिटेड को क्या कहां पर खड़ा कर देगा, अपनी बैलेंस शीट में, किसके अंदर, लायबिलिटीज के अंदर, ठीक है जी, कर देगा यहां पर खड़ा। अब भाई होता क्या है, अब मैं जब मिस्टर एक्स की बैलेंस शीट देख रहा हूं, मैं कहता हूं अरे सर आपने ये ABC प्राइवेट लिमिटेड को 40 लाख रुपए देने हैं, आप इसे देते क्यों नहीं। वो कहता है कपिल इसे देने तो है लेकिन नहीं देने। मैंने कहा क्या मतलब, कहता कपिल इसे पक्के में तो पैसे देने, बुक्स में तो पैसे देने हैं, लेकिन इसे जेन्युइनली कोई पैसे नहीं देने। मैंने कहा क्या मतलब, कहता बस तू समझ ले। मैं समझ गया कि इसे भाई बुक में सिर्फ एक एंट्री देनी है, बुक में सिर्फ क्या देनी है, एक एंट्री देनी है। ये क्या देगा, सिर्फ चेक देगा ABC प्राइवेट लिमिटेड को, और वो बदले में इसे क्या दे देगा, कैश दे देगा। क्या दे देगा बदले में, उसे कैश दे देगा। लेकिन मैं कह रहा हूं भाई तो चेक दे के कैश ले लो ना ABC प्राइवेट लिमिटेड से। उसने कहा भाई मुझे ABC प्राइवेट लिमिटेड पे यकीन नहीं है। तो ये एंट्री क्या होती है, खड़ी रहती है। क्या होती है, खड़ी रहती है। खड़ी रहने का मतलब हमेशा एज इट इज रहती है, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक। पहले ऐसा हुआ करता था ना, ABC प्राइवेट लिमिटेड को चिंता, ना मिस्टर एक्स को चिंता। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोला, वो मिस्टर एक्स एक बात ध्यान रख, अगर तूने कोई भी खर्चा, कोई भी परचेज अपनी बुक्स में ली है, तो तूने इस पर ITC भी लिया होगा या नहीं लिया होगा, हाँ, और तूने उस पर ITC लिया है, तो ITC की तूने बेसिक कंडीशन चारों पूरी कर कर ITC ले लिया था। क्या बेसिक कंडीशन पूरी कर ली थी भाई, इनवॉइस आ गया था, गुड्स आ गया था, हो सकता है गुड्स भी आ गया हो, ठीक है, गुड्स आ गया था, रिटर्न फाइल कर दी थी, सामने वाले ने टैक्स जमा कर दिया था। अब एक बात सुन, अब एक बात सुन, इसकी पेमेंट कर दे। उसने कहा तुम कौन होते हो पेमेंट कराने वाले, उसने कहा हम ये कहते हैं तू इसकी पेमेंट कर दे ABC प्राइवेट लिमिटेड की। मैंने कहा नहीं करता। उसने कहा अगर तूने इसकी पेमेंट नहीं करी, तूने अगर इसकी पेमेंट नहीं करी, जो तूने ITC लिया था वो तेरा सारा का सारा क्या कर दूंगा, रिवर्स। क्या कर दूंगा, जो तूने ITC लिया था वो सारा का सारा मैं क्या कर दूंगा, जो ITC लिया था वो सारा का सारा क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। और भाई जो रिवर्स किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, विद इंटरेस्ट। कैसे किया जाएगा, विद इंटरेस्ट। ठीक है जी, क्लियर है वाली बात। तो हमारा एग्जाम्पल क्या था जी, इस बात को समझे, इस बात को समझे कि मिस्टर एक्स ने ABC प्राइवेट लिमिटेड से कोई माल परचेज करा या कोई सर्विस उसने ली, तो उसने उस खर्चे को किस में डाल दिया, P&L में डाल दिया, और उस पर क्या ले लिया, ITC ले लिया। तो भाई गवर्नमेंट ने क्या कहा, भाई जो भी तुमने ITC लिया है, जो भी तुमने ITC लिया है, उस व्यक्ति को तुम पेमेंट कर देना। कितने दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर कर देना, 180 दिन के अंदर। अगर तुमने 180 दिन के अंदर उसे पेमेंट नहीं करा, अगर 180 दिन के अंदर उसे पेमेंट नहीं करा, तो जो तुमने ITC लिया था वो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना। कैश में पेमेंट दिखा दिया और पेमेंट तो वाकई में हुआ नहीं, तो इन्होंने कहा सर अगर कैश में पेमेंट दिखा दिया, तो मैं आपको बताता हूं, अगर तुमने कैश में पेमेंट दिखाया, अगर भाई तुम्हारा इनकम टैक्स के हिसाब से कैश की पेमेंट ठीक है तो ठीक है, हम पेमेंट मान लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं करा तो वो ITC जो तुमने लिया था वो क्या कर देना, रिवर्स। और रिवर्स कैसे, विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब चलो मेरी एक बात समझो, मेरी एक बात समझो कि भाई मैं एक परचेज का बिल लेकर आया, एक परचेज का बिल लेकर आया कब, 28 मार्च को। मैंने कोई गुड्स या सर्विस रिसीव करी कब, 28 मार्च को मैंने गुड्स ले लिए।
सर्विस ले ली, इनवॉइस भी मेरे पास आ गया 28 मार्च को, मैंने रिटर्न भी फाइल कर दी, सामने वाले ने टैक्स भी जमा कर दिया, लेकिन उसका बिल था कितने का, 1 लाख रुपए प्लस में 18,000। अब भाई मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मैंने उसे तो मना लिया कि भाई कोई बात नहीं मैं तुझे पैसे दे दूंगा, मैंने मिस्टर एक्स को मना लिया कि भाई कोई बात नहीं मैं तुझे पैसे दे दूंगा, ठीक है तू टेंशन मत ले। उसने कहा कोई बात नहीं तू दे दियो आराम से पैसे। लेकिन जैसे इसके 180 दिन एक्सपायर हुए, जैसे इसके क्या हुए 180 दिन एक्सपायर हुए, सपोज दैट इसके 180 दिन हमारे कब एक्सपायर हो रहे हैं, लगभग 27 सितंबर 2019 को कब एक्सपायर हो रहे हैं 180 दिन, ठीक है जी, यहाँ पर हमारे लगभग एक्सपायर हो रहे हैं, वो कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अगर मैंने 27 सितंबर तक पेमेंट नहीं करी, क्या नहीं करी, नहीं करी, तो जो ये आईटीसी लिया था मैंने, ये क्या करना पड़ेगा मुझे, रिवर्स विद इंटरेस्ट। और जब मैं इसे विद इंटरेस्ट रिवर्स करूंगा, अब मेरे पास पैसे आ गए, और पैसे आ गए मैंने 25 दिसंबर को, कब आ गए पैसे, और मैंने 25 दिसंबर को उठाकर मिस्टर एक्स की पेमेंट कर दी। अब आईटीसी मिल जाएगा दोबारा। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। मैं मिस्टर एक्स से कोई सामान परचेज करके लाया भाई, 1 लाख रुपए का कोई गुड्स या सर्विस ली, उस पर 18,000 रुपए का टैक्स उसने लगा के दिया, मैंने 28 मार्च को उसका आईटीसी ले लिया, मार्च की रिटर्न 20 अप्रैल को फाइल करी, मैंने आईटीसी ले लिया, क्या इस पर टैक्स मिस्टर एक्स ने भी भर दिया होगा, क्या मिस्टर एक्स ने भी टैक्स भर दिया होगा, मिस्टर एक्स ने इस पर टैक्स जमा कर दिया, चारों कंडीशन सेटिस्फाई थी, और मैं आईटीसी लेके आराम से बैठ गया, 180 दिन निकल गए, गवर्नमेंट ने क्या बोला, तूने इसकी पेमेंट नहीं करी थी, तूने इसकी पेमेंट नहीं करी थी, ला मेरे को इसका आईटीसी वापस कर दे। मैंने कहा तुम कौन होते हो, उसने कहा हमें नहीं पता भाई, तू इसका आईटीसी दे दे हमें। मैंने कहा साहब अभी पैसे नहीं है, कर दूंगा कुछ दिन बाद। उसने कहा कोई बात नहीं, तू जो आईटीसी तूने लिया था उसे क्या कर दे, रिवर्स कर दे विद इंटरेस्ट। मैंने कहा चलो कर दिया रिवर्स, लेकिन अब मैंने जब 25 दिसंबर को, अच्छा ये बताओ जब मैंने रिवर्स कर दिया था उसका आईटीसी, क्या गवर्नमेंट मिस्टर एक्स के पास गई होगी और कहने लगी होगी हाँ कपिल जैन ने तुमसे कोई सामान खरीदा था और उसने जो आईटीसी था वो रिवर्स कर दिया, ले बदले में तू भी टैक्स ले ले, क्या गवर्नमेंट ने उसे ऐसे कहा होगा, बोलो गवर्नमेंट ने ऐसे कहा होगा? तो टैक्स अब भी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। तो जब मैं 25 दिसंबर को पेमेंट कर दी, जब मैंने 25 दिसंबर को पेमेंट कर दी, मैंने कहा गवर्नमेंट तुमने मेरा आईटीसी रिवर्स कर दिया था, लाओ मेरा आईटीसी वापस दो, क्या गवर्नमेंट दे देगी? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए राम प्रकाश जी? 180 दिन तो सर 180 दिन के बाद पेमेंट करी ना सर, हाँ इंटरेस्ट नहीं देगी, लेकिन वो रिवर्स टैक्स का कैलकुलेशन तो आप बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं पेमेंट की। मैं भैया पेमेंट की ही बात कर रहा हूँ कि 1,18,000 रुपए की पेमेंट मैंने मिस्टर एक्स को कब करी है, 25 दिसंबर को करी है। तो अब बताओ मुझे वो आईटीसी मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा ना सर, आईटीसी मिल जाएगा, उसमें इंटरेस्ट जो लगा के मिलना तो चाहिए नहीं सर। मिलेगा। भैया मिलना चाहिए, बिल्कुल लॉजिकल बात है कि भाई मैंने पेमेंट नहीं करी थी, तुमने आईटीसी रिवर्स कर दिया, हालांकि तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए था, क्यों मेरा आईटीसी रिवर्स कर रहे हो? गवर्नमेंट ने कहा यार तुम ना कुछ कई बार ना फेक एंट्रियां डाल देते हो, तो हम चाहते हैं कि तुम्हारी बैलेंस शीट में एंट्रियां खड़ी ना रहे, इसलिए 180 दिन के अंदर अगर तुम पेमेंट नहीं करोगे तो हम तुम्हारा आईटीसी क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। लेकिन अगर मैंने बाद में पे कर दिया, मैंने कहा गवर्नमेंट अब तो दे, तो गवर्नमेंट मेरे को कह देगी हाँ भाई ले ले अपना आईटीसी वापस ले ले। मैंने कहा गवर्नमेंट जो मैंने इंटरेस्ट दिया था वो भी दे दे, भाई इंटरेस्ट वापस नहीं देंगे, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। आईटीसी तो लेकिन मिल जाएगा। सर अगर जैसे पार्टली पेमेंट करते तो पार्टली हाँ अगर हमने 1,18,000 की जगह हमने कितने की पेमेंट कर दी, 59,000 की, कितने की कर दी? तो भाई तो उन्होंने कहा क्या बोला, 50,000 पे आईटीसी ले ले, 9,000 और बाकी पे नहीं। क्लियर है? तो भाई आईटीसी समझ में आया? 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे ही पेमेंट कर देंगे तो फिर आपको मिल जाएगा। हाँ जैसे ही पेमेंट कर देंगे तो मिल जाएगा। पढ़ो भाई सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 सेकंड प्रोविजो। क्या कहता है ये? सेकंड प्रोविजो। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी थ्योरेटिकल में भी। बहुत लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये बुक कहीं से मिलेगा?
ठीक है जी। तो क्या कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर, जब भाई सेकंड प्रोविजो होता है तो ऐसे ही लिखते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर, सेकंड प्रोविजो थर्ड प्रोविजो में। डेट वेयर ए रिसिपिएंट, यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है भाई, जो गुड्स और सर्विस रिसीव कर रहा है, फेल्स टू पे टू द सप्लायर, अगर वो फेल हो जाता है किस चीज में, टू पे टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है, अभी इस वाली लाइन को छोड़ देना। द अमाउंट टुवार्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई अलोंग विद टैक्स पेबल, हमारे एग्जांपल में कितना, 1 लाख रुपए की सप्लाई थी और टैक्स पेबल कितना था जी, 18,000। दे आर ऑन विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज, कितने दिन के अंदर भाई, 180 दिन के अंदर। भाई मेरी बात एक हमेशा ध्यान रखो, जो आपका जो दिमाग होता है, दिमाग इन वर्ड्स को पढ़ने से ज्यादा इन वर्ड्स को ज्यादा पढ़ता है। ये आपको कभी फील करा आपने या नहीं? ध्यान किस पे जाता है, न्यूमेरिक पे ज्यादा जाता है या रिटर्न पे ज्यादा जाता है? न्यूमेरिक पे जाता है, क्योंकि हम इमेज को ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो ये एक तरीके से क्या लगती है हमें, इमेज टाइप की लगती है। तो जहां पर भी कभी ऐसी वर्डिंग आए तो वहां पर लिख लिया करो, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ, भाई इनवॉइस की डेट से अगर 180 दिन के अंदर तुमने पेमेंट नहीं करा, बाय द सप्लायर an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added। उसने क्या बोला, आईटीसी रिवर्स करने का मतलब, जब भी मैं कभी ये बोलूं ना कि आईटीसी रिवर्स करना है, तो ये समझ लेना क्या पता उसके अकाउंट में आईटीसी हो भी या नहीं हो। तो भाई जब मेरे पास है ही नहीं तो रिवर्स कैसे करोगे? तो हम कहते हैं कि आईटीसी रिवर्स नहीं करेंगे, ठीक है, तुम्हारी लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, तुम्हारी। तो भाई ये क्या बोलता है, रिसिपिएंट शैल बी एडिड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट देयर ओन। और इंटरेस्ट कितने परसेंट भाई, 18%। ठीक है, प्रोवाइडेड आल्सो दैट द रिसिपिएंट शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल्ड। उसने कहा अगर बाद में तुमने पेमेंट कर दी ऑफ क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन पेमेंट मेड बाय हिम, अगर तुमने बाद में पेमेंट कर दी, अमाउंट टुवार्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ अलोंग विद टैक्स पेबल देयर ऑन। तो भाई हम तुम्हें बाद में आईटीसी दे देंगे, लेकिन अगर आप बाद में पेमेंट कर देते हो। क्लियर है ये वाली बात? हाँ क्लियर है ये वाली बात? चलिए डियर, अब इसमें एक चीज और केस कर लेते हैं, एक वर्डिंग जो हमने छोड़ी है ऊपर। और डियर इस सेकंड प्रोविजो के सामने लिख लेना रूल 37। क्या लिखना है बच्चे आपको, रूल 37। ये वाली बातें किसमें लिखी हुई है, रूल 37 में डिटेल में लिखी हुई है, अभी डिस्कस करेंगे। चलिए एक केस और डिस्कस करते हैं भाई। सर इसके अंदर हमने पार्टी को चेक दिया, 180 दिन में पार्टी को चेक दिया, आपका बैंक से क्लियर नहीं होता तो उसे नॉन पेमेंट माना जाएगा? बिल्कुल नॉन पेमेंट माना जाएगा। चलो एक केस करते हैं। आपको याद है मैंने बोला था मैं एडवोकेट से सर्विस ले सकता हूं। मैंने एडवोकेट से सर्विस ली 1 लाख रुपए की। क्या एडवोकेट जीएसटी लगा कर देगा XYZ प्राइवेट लिमिटेड को? हाँ, अरे भाई नहीं लगा के देगा, क्योंकि एडवोकेट सर्विस पे क्या है, आरसीएम है। तो इस वाले की पेमेंट, इस वाले के आईटीसी की पेमेंट, इस वाले के टैक्स की पेमेंट मुझे खुद करनी है या नहीं? मुझे इसकी पेमेंट खुद करनी है। मैंने इसकी टैक्स की पेमेंट खुद कर दी, ठीक है ना जी। टैक्स की पेमेंट मैंने खुद कर दी। क्या मैं इसका आईटीसी भी ले लेता हूं उसी समय या नहीं? हाँ, मैं क्या उसका आईटीसी भी ले लेता हूं उसी समय? ले लिया मैंने। अब मैंने एडवोकेट को 1 लाख रुपए नहीं दिए और 180 दिन पार हो गए। मैंने क्या नहीं करे, एडवोकेट को पैसे नहीं दिए, 180 दिन पार हो गए। अब बताओ मेरे को ये आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा या नहीं? हाँ करना पड़ेगा या नहीं? क्यों, इसमें क्यों?
क्योंकि उसने तो वो हाँ उसने तो रिवर्स उस पर तो उसने 18 जमा नहीं कर भाई देखो अभी एक मिनट ऐसे समझो, मैंने एक सीए की सर्विस ली, कंपनी ने एक सीए की सर्विस ली, 1 लाख रुपए का बिल था, सीए ने जीएसटी लगा कर दिया 18,000, ठीक है। मैंने इस 18,000 का आईटीसी ले लिया, लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है, इस सीए की पेमेंट कर दियो भाई कितने दिन के अंदर, 180 दिन के अंदर। अगर तूने इस सीए की पेमेंट नहीं करी 180 दिन के अंदर, जो तूने 18,000 का आईटीसी लिया है ना, वो तुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। वही सर्विस मैंने एडवोकेट से ली, एडवोकेट ने बिल लगा कर दिया 1 लाख का, मैंने 18,000 रुपये उस पर टैक्स पे करा, और टैक्स पे करने के बाद क्या मुझे उसका भी आईटीसी मिल जाता या नहीं मिलता, मिल जाता या नहीं मिलता। क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट की जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, चाहे मैंने फॉरवर्ड चार्ज में पे कराओ चाहे मैंने रिवर्स चार्ज में पे कराओ, मुझे दोनों का आईटीसी, तो मैंने इसका भी आईटीसी ले लिया, लेकिन एडवोकेट की पेमेंट नहीं करी 180 दिन के अंदर। भाई या तो पेमेंट हमने कर दी ना, लेकिन अभी जो हम प्रोविजो पढ़कर आए तो उसमें क्या बोला गया था, पार्टी की पेमेंट और प्लस में टैक्स पेबल देयर ऑन, दोनों पेमेंट बोला गया था या नहीं, या ये बोला गया था कि खाली टैक्स की पेमेंट कर दो सीए को, क्या बोला गया था, दोनों। तो अब मैंने एडवोकेट को पेमेंट कितनी करी है, सिर्फ पेमेंट नहीं करी उसे कुछ भी। अब बताओ आईटीसी रिवर्स होगा या नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, दोनों कंडीशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। मानो तो टैक्स की दो बार पेमेंट हो रही है, मान के चलो हम 180 दिन के बाद ही कर देते हैं, आपने एक पेमेंट किया और एक पेमेंट नहीं किया है। इस केस में नहीं होगा ना, क्योंकि हम ये भी तो हो सकता है कि 180 दिन, अब वहाँ पे क्या करें, 180 दिन के बाद यदि आपने कर दिया तो फिर आप ले लो क्रेडिट, हाँ, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो हमने पेमेंट तो कर ही दी है। किसकी पेमेंट कर दी, एडवोकेट की पेमेंट करी या नहीं करी, पेमेंट तो नहीं करी, सिर्फ टैक्स की पेमेंट की है, तो दोनों का अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पर सिर्फ तुम 18,000 रुपए सीए की पेमेंट कर देते, क्या आईटीसी रिवर्स होता या नहीं होता, नहीं। अरे अगर 180 दिन के अंदर आप पेमेंट नहीं करते, सिर्फ 18,000 पे करके छोड़ देते, तो क्या 180 दिन बाद आईटीसी रिवर्स होता या नहीं होता, बिल्कुल होता, क्योंकि तुमने सीए की पेमेंट नहीं करी थी 180 दिन के अंदर। और वहां पे क्या बोलता है कि भाई पेमेंट क्या करनी है तुम्हें, टैक्स प्लस वैल्यू प्लस में टैक्स, दोनों चीजें पे करनी, तो रिवर्स होता। तो मैं यही चीज पूछा हूँ एडवोकेट के केस में होगा या नहीं। अब बेटे इसके पीछे लॉजिक समझना, इसके पीछे लॉजिक समझना। पहले मैं आपको आंसर दे दूं, रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक समझना, लॉजिक क्या था इसके पीछे, इन्होंने क्या कहा था कि अगर तुमने किसी भी ऐसे व्यक्ति से कोई गुड्स या सर्विस ली है जिस पर उसने आपको 10 लाख का माल बेचा, 1,80,000 टैक्स लगाया, 1 लाख का माल बेचा, 18,000 टैक्स लगाया, सीए ने तो टैक्स तभी जमा कर दिया था, सीए ने तो टैक्स तभी जमा कर दिया था, और तुमने भी उस टैक्स के मजे ले लिए थे, तुमने भी उसका क्या ले लिया था, आईटीसी ले लिया था। अब तुम उसकी पेमेंट नहीं कर रहे, सीए को गुस्सा आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, पार्टी को गुस्सा आ रहा होगा या नहीं होगा। पार्टी कह रही है यार कपिल मैंने ना इसे 1 लाख रुपए की बिलिंग करी थी और मेरे पैसे नहीं दे रहा। मैंने कहा ऐसा कर यार, मैंने कहा सीए भाई दोस्त एक काम कर, ऐसा कर इस बिल को चेंज कर दे, इस बिल को क्या कर दे, चेंज कर दे, और 1 लाख रुपए की जगह 1 रुपए का बिल डाल दे, 10 रुपए का बिल डाल दे। उसने कहा इससे क्या होगा, मैंने कहा तुझे दुख किस बात का है, कह रहा मुझे दुख इस बात का है मैंने टैक्स पे कर दिया और सामने वाला आईटीसी भी लेके बैठा हुआ है, सामने वाला क्या लेके बैठा हुआ है, मुझे दुख अपने पैसों का नहीं है, मुझे दुख ये है कि उसने आईटीसी लिया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने कहा ज्यादा दुख मत मनाओ सीए, ठीक है, हम उसका क्या कर देते हैं, आईटीसी रिवर्स कर देते हैं। लेकिन एडवोकेट के केस में क्या है भाई, गवर्नमेंट ने कहा यार हमारा टैक्स तो आ गया ना टाइम से, एडवोकेट तो कोई ऐसी हरकत करने वाला है नहीं कि बिल रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो भाई इस वाले केस में आईटीसी रिवर्स नहीं होगा। तो डियर जब हम इसका प्रोविजो पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, मैंने एक लाइन छुड़वाई थी, अब पढ़ो उसकी, अदर देन द सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज। तो भाई 180 दिन के अंदर पेमेंट करनी है हमें हर केस में, किस में करनी है, इन एवरी केस, लेकिन आरसीएम वाले में नहीं। किस में नहीं जी, आरसीएम वाले में नहीं, ठीक है।
क्लियर है? बोलो, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? कहानी क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो मैंने जो लाइन छुड़वाई थी अब इसका मीनिंग पता लग गया आपको? चलो अब एक और पूछ लेता हूं इस पे क्वेश्चन, पूछ लो। चलो थोड़ा एडवांस लेके चलते हैं आपको, है ना। कंपनी की एक ब्रांच है दिल्ली में, कहां पर है जी? एक ब्रांच दिल्ली में, और एक ब्रांच है यूपी में। दोनों का पैन नंबर क्या होगा? सेम होगा? वेरी गुड। जीएसटी नंबर भी दोनों का क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, जीएसटी नंबर दोनों का अलग अलग। ठीक है, अगर मैं सेक्शन 24 सेक्शन 25 सब सेक्शन 4 के हिसाब से अगर चलूंगा तो उसमें लिखा है इन दोनों को अलग अलग पर्सन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अलग अलग। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा कि ये दोनों अलग अलग है पैन नंबर एक ही, लेकिन दोनों को अलग अलग माना जाएगा। और जब हम सप्लाई पढ़ेंगे, सेक्शन 7 पढ़ेंगे, तो सेक्शन 7 ये कहता है कि अगर दिल्ली वाले ने यूपी वाले को 10 लाख रुपए का माल भी बेचा, क्या बेचा जी? 10 लाख का माल भी बेचा, तो उसके ऊपर भी क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। ठीक है जी, ये बात पता है आप लोगों को कि अगर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को माल बेचती है तो उसके ऊपर भी क्या लगता है जी? जीएसटी लगता है। उसके ऊपर भी हमारा जी जीएसटी लगा, उसके ऊपर भी जीएसटी लगा। अब ये बात है कब की? 13 जनवरी की। इसने माल भेज दिया और इसने जीएसटी की पेमेंट कर दी और अपनी रिटर्न में जमा कर दिया। यूपी वाले ने क्या करा होगा भाई? इसका आईटीसी लिया होगा या नहीं? यूपी वाले ने इसका आईटीसी भी ले लिया। कहानी यहां तक बिल्कुल ठीक थी। ठीक है डियर, ऐसा हो सकता है कि इनका बैंक अकाउंट एक ही हो दोनों ब्रांचों का? नहीं, बैंक अकाउंट अलग अलग होगा। यार एक कंपनी की 29 स्टेट में ब्रांचें हैं, क्या वो 29 अकाउंट खुलवाएगी हर स्टेट में? या एक बैंक अकाउंट एक भी रख सकती है? या मैंडेटरी थोड़ी है भाई बैंक अकाउंट अलग करना? बैंक अकाउंट क्या है? एक ही है। बैंक अकाउंट क्या है? एक ही है। अब यूपी की ब्रांच क्या कर रही है? 180 दिन पूरे होने वाले हैं। यूपी की ब्रांच चाहती है कि मैं अपनी दिल्ली की ब्रांच को क्या कर दूं? पेमेंट कर दूं। क्या कर दूं? पेमेंट कर दूं। कितने की? 11,80,000 की। वो ऐसा क्यों चाह रही है कि अगर पेमेंट नहीं करी तो आईटीसी क्या हो जाएगा? रिवर्स। अब बताओ, यूपी की ब्रांच का और दिल्ली की ब्रांच का बैंक अकाउंट एक ही में, एक ही बैंक में, मतलब एक ही बैंक अकाउंट है। क्या है? वो बैंक मैनेजर के पास गई, यूपी की ब्रांच ने चेक काटा, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और उसका अकाउंट भी किसमें से जा रहा है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड से। बैंक वाला कह रहा है क्या मजाक कर रहे हो भाई? उसने कहा यार तू चेक काट दे। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा तो क्या होगा? आईटीसी रिवर्स होगा या नहीं होगा? अभी तो तुम पढ़कर आए हो कि आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कहाँ लिखा है कि प्रोप्राइटर सेम ही होगा? हाँ बोलो भाई। यहाँ पे एक वर्ड लिखा होता है एज में भी। क्या लिखा होता है? इसका मतलब क्या होता है भाई? कि जो बातें हम यहाँ नहीं कह पाए, वो आप कहाँ से पढ़ लेना? रूल से पढ़ लेना। कहाँ से पढ़ लेना? और इसका रूल कौन सा लिखवाया था? रूल 37। वो कहता कुछ बातें हमारा मन करा तो हमने एक्ट में लिख दी, और कुछ बातें हमारा मन करा तो किसमें लिख दी? रूल में। ठीक है, तो एक्ट, जब भी कभी जीएसटी पढ़ने बैठो तो दोनों चीजें साथ रखनी है, एक्ट भी पढ़ना है और रूल भी पढ़ना है। ठीक है डियर, चलो तो बच्चे पूरा रूल नहीं पढ़ा रहा मैं, रूल के सिर्फ ये पार्ट पढ़ा रहा हूं 6.110 पे। डियर, अगर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को माल बेचती है और पैसे नहीं लेती, क्या नहीं लेती? पैसे नहीं लेती, विदाउट कंसिडरेशन माल बेचती है। कैसे बेचती है? विदाउट कंसिडरेशन माल बेचती है, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। ये बात लिखी हुई है शेड्यूल 1 में। किसमें लिखी हुई है? शेड्यूल 1 में। और इन्होंने लिखा प्रोवाइडेड दैट the value of supply made without consideration as specified in schedule 1 of the GST Act shall be deemed
ये मान लिया जाएगा टू हैव पेड फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड प्रोविजो। सेकंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का सेकंड प्रोविजो कौन सा है भाई? 180 दिन वाला। कौन सा है? 180 दिन वाला। क्लियर है कहानी? बोलो, ठीक है, समझ आ गई? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 कंप्लीट हुआ। आसान था अभी, आसान था या टफ था? ठीक है, ठीक है। बाकी बच्चे जो बात मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं वो बात इसमें आगे लिखी है, ठीक है ना। अभी एक बात और डिस्कस करेंगे अभी हमें। सबसेक्शन 2 क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है बोलो? हाँ, सबसेक्शन 2 में पहले क्या था? बेसिक 4 कंडीशन, बेसिक 4 कंडीशन। उसके बाद की क्या कहानी थी भाई? बोलो भाई, उसके बाद की क्या कहानी थी? 4 बेसिक कंडीशन, लेकिन भाई 180 दिन के अंदर क्या कर देना? पेमेंट कर देना। पेमेंट नहीं करा तो आईटीसी रिवर्स कर देंगे विद इंटरेस्ट। सब पे एप्लीकेबल होगा, एक पर एप्लीकेबल नहीं होगा, आरसीएम वाले पे। ये बात कौन कहता है? सेक्शन। लेकिन रूल कहता है एक पर और एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, अगर शेड्यूल 1 में विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई है। अगर शेड्यूल 1 में विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई है तो उस पर भी ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। कहानी क्लियर है? चलो अब एक कहानी, चलो तुम अभी बताओ मुझे। अब तो तुम्हें आ गया ये 180 दिन वाला, अब तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मैं एक बिल लेकर आया था कब जी? 28 मार्च को। कब लेकर आया था? परचेज का बिल लाया था 28 मार्च को। आईटीसी मैंने ले लिया था, चारों कंडीशन पूरी कर दी थी, लेकिन इसकी पेमेंट नहीं करी थी मैंने, तो मेरा ये आईटीसी क्या हो गया था? रिवर्स हो गया था। मान लो 31 मार्च को लाए थे हम, और ये आईटीसी रिवर्स हो गया था मेरा। लगभग कब हो गया होगा? 30 सितंबर में जाके। मैंने इसकी पेमेंट नहीं करी, भूल गया पेमेंट करना। इसकी पेमेंट करी मैंने 1 जनवरी 2020 को। कब करी? 2020 को। क्या आईटीसी मिलेगा या नहीं दोबारा? इस बिल का आईटीसी लिया था कब? मार्च में। रिवर्स कब करा था? सितंबर में। रिवर्स क्यों करा था? पैसे नहीं दिए थे। फिर मैंने दोबारा पैसे दे दिए कब? 1 जनवरी 2020 को। आईटीसी मिल जाएगा दोबारा या नहीं? इन्होंने कहा आईटीसी नहीं मिलेगा। कौन से सेक्शन से बोलो, क्यों नहीं मिलेगा? अभी पढ़ाया है मैंने सेक्शन 16 सब सेक्शन 4। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 वो क्या कहता था? किसी भी बिल का आईटीसी कब तक मिलेगा? 20 अक्टूबर तक। कब तक मिलेगा? 20 अक्टूबर तक। कब तक मिलेगा? 20 अक्टूबर तक, या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। मतलब कि 20 अक्टूबर मैक्सिमम है, 20 अक्टूबर के बाद तुम आईटीसी नहीं ले सकते। अब ये बताना भाई, 31 मार्च का बिल था, 30 सितंबर तक मुझे पेमेंट करना था, लेकिन मैंने इसे 25 अक्टूबर को पे करा। कब पे करा? उन्होंने कहा साहब आईटीसी नहीं मिलेगा। तुमने रिवर्स, पहले रिवर्स कर दो 30 सितंबर को, और फिर अब तुम आईटीसी दोबारा नहीं लेगे। मैंने कहा 5 दिन के अंदर इतना बड़ा अन्याय? तुम अन्याय कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? और मैंने कहा तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? मैंने कहा तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है भाई? मैंने टैक्स की पेमेंट नहीं करी, मैंने सामने वाली पार्टी को पेमेंट नहीं करी, तुम पे तो टैक्स आ गया था ना। तुमने तो बेसिक कंडीशन चारों जब पूरी हो गई थी तभी आईटीसी दिया था। तुमने रिवर्स क्यों कराया है? क्योंकि मैंने उस पार्टी को पेमेंट नहीं करी, अपनी बैलेंस शीट से एंट्री क्लियर नहीं करी। आज जब मैं इसकी एंट्री क्लियर कर रहा हूं तो वो डेट 25 अक्टूबर भी हो सकती है, 10 जनवरी भी हो सकती है। तो तुम्हें आईटीसी देने में क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है? ये कि रूल में लिखा हुआ है ना सबसेक्शन 4 में कि टाइम लिमिट है। इन्होंने क्या बोला कि सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है टाइम लिमिट है। तो अब एक बार रूल 37 को दोबारा पढ़ो भाई। द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन
16 सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि जो टाइम लिमिट है जो किसमें लिखी हुई है 16(4) में, क्या टाइम लिमिट लिखी थी आईटीसी लेने की। कौन सा आईटीसी था, ओरिजिनल आईटीसी था या रिवर्सल वाला आईटीसी था? वो ओरिजिनल वाला। कहता शैल नॉट अप्लाई टू अ क्लेम ऑफ रीअवेलिंग, कि ये वाली लिमिट किस पर एप्लीकेबल नहीं होगी, रीअवेलिंग ऑफ एनी क्रेडिट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट प्रोविजन दैट हैज बीन रिवर्स अर्लियर। ठीक है, तो भाई अगर मैंने 10 साल बाद भी पेमेंट करी उसकी तो क्या मुझे दोबारा आईटीसी मिल जाएगा? मिल जाएगा, क्योंकि भाई 20 अक्टूबर की डेट क्या है, ओरिजिनल आईटीसी क्लेम करने की, ना कि रीक्लेम करने की। ठीक है, तो आधी बात किसमें लिखी, सेक्शन में, और आधी बात किसमें लिखी, रूल में। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ, आगे आ जाओ। ठीक है, अभी ये कंप्लीट, अभी मैंने रूल 36 और 37 को पैक नहीं करा है, मैं जहां जहां रेलिवेंट है वो पढ़ाता जा रहा हूँ सिर्फ आपको। ठीक है, बाकी आपको घर से खुद पढ़ना है, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो चलो आज अब फाइनली सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 भी पैक हो गया हमारा, 2 भी पैक हो गया, 4 भी पैक हो गया, अब रहता है 3, सेक्शन 16 सब सेक्शन 3। चलो बहुत अच्छा, एक एग्जांपल और कर लेते हैं बच्चे। 2 रूल पढ़ लोगे, रूल 36 और 37। 37 में सिर्फ किसकी बात है, रीक्लेम। ठीक है, किसकी बात है जी, रिवर्सल की एंड रीक्लेम। और 36 में क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं किसका एग्जांपल ले रहा हूं, सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 का। चलो डियर, मैं एक मशीन परचेज करके लाया 10 लाख रुपए की। कितने की परचेज करके लाया, या 1 करोड़ ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं ना। 1 करोड़ रुपए की मैं एक मशीन परचेज करके लाया। तो बच्चे 1 करोड़ की जो मशीन परचेज करके लाया कितने साल चलेगी, 1 साल, 5 साल, 10 साल? 5 साल 10 साल चलेगी ना, 1 करोड़ रुपए की मशीन है ना, फिक्स एसेट है मेरी। क्या इस पर जीएसटी भी लगकर आया होगा? वेरी गुड, जीएसटी भी लगकर आया इस पे, कितना, 18 लाख। ठीक है, ये बात कब की है भाई, जनवरी का महीना था, जनवरी 2019 का। जनवरी में ऐसा होगा कि मैंने उस मशीन से प्रोडक्शन शुरू कर दिया होगा, माल बनाना शुरू कर दिया होगा, और माल भी अब मैं बेच रहा हूं। ठीक है, तो मैंने 1 करोड़ की मशीन से पहले ही मंथ में 2 करोड़ का माल बना दिया होगा, या कम का बनाया होगा भाई? 20 लाख का माल बना दिया मैंने। 20 लाख के माल पे मेरे को टैक्स लगा कितना जी, 3,60,000। मेरे पास आईटीसी ये 18 लाख रुपए का आईटीसी जो मैंने मशीन पर है। किस पर है जी? क्या मैं जनवरी मंथ की जब रिटर्न फाइल करूंगा 20 फरवरी को, क्या सारा का सारा 18 लाख का एक साथ ले लूंगा, या टाइम लगेगा? एक साथ नहीं ले सकता। अच्छा, अभी तुमने पढ़ा है ऐसा कहीं कि एक साथ नहीं ले सकते भाई? अच्छा तुम ये बताओ, जब भी कोई गुड्स खरीद के लाते हो, चाहे उसे तुम बेचो कभी भी, चाहे उसे तुम सेल कभी भी करो, आईटीसी तुरंत लेते हो या नहीं लेते? लेकिन अगर कोई तुम फिक्स एसेट्स खरीद कर ला रहे हो तो आईटीसी कब मिलेगा, एक साथ मिलेगा या किस्तों में मिलेगा? हाँ, कितनी किस्तों में मिलेगा? 5 साल में मिलेगा। ये कहां से पढ़ा तुमने? इसमें लिखा हुआ है, ये एक्साइज वाले का है। हाँ, एक्साइज वाले में लिखा है, तो जीएसटी कॉपी पेस्ट एक्साइज का है। अब बेटा अपनी तरफ से ना मनगढ़ंत कहानियां मत बनाया करो, ठीक है ना? पूरे जीएसटी लॉ में कहीं ये नहीं लिखा कि आपको आईटीसी किस्तों में मिलेगा। तो भाई ये 18 लाख रुपए का आईटीसी आपको एक साथ मिल जाएगा, आपको एक साथ मिल जाएगा। चाहे तुम कैपिटल गुड्स खरीदो चाहे नॉर्मल गुड्स खरीदो, आईटीसी हर केस में तुम्हें एक साथ ही मिल जाएगा। और जो वो एक साथ आईटीसी मिलेगा, वो जनवरी की मंथ का कब मिल जाएगा? 20 फरवरी को। कब मिल जाएगा? तो भाई कैपिटल गुड्स में कई लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि आईटीसी मिलता कब है, किस्तों में नहीं मिलता, एक साथ ही मिलता है। कैसे मिलता है जी? एक साथ ही मिलता है। क्लियर है जी?
सर मेरी लाइबिलिटी तो 360 है। मैंने कहा कोई बात नहीं, रख लेना, तेरे पे क्या जोर पड़ रहा है, बाद में एडजस्ट करता रहियो। ठीक है, चलो क्लियर है पहली बात ये। हाँ जी। अब उसके बाद टैली में एंट्री करनी है। क्या करनी है सर? टैली में एंट्री करनी है। तो टैली में एंट्री कैसे करते हो भाई? फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट, बोलो भाई, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। कितने रुपए से करोगे भाई? पार्टी अकाउंट तो 1,18,00,000। फिक्स असेट्स कितने से करोगे? 1 करोड़ से। किससे करोगे? 1 करोड़ से। और बाकी 18,00,000 कहाँ जाएगा? जीएसटी पे। ठीक है जी, वेरी गुड। फिर उसके बाद 31 मार्च में एक एंट्री पास करते हो, किस चीज की? डेप्रिसिएशन की। किसकी करते हो भाई? तो डेप्रिसिएशन जो लगाओगे वो किस पर लगाओगे भाई? 1 लाख तो 1 करोड़। किस पे लगाओगे? क्या 1 करोड़ पे लगेगा? 1,18,00,000 पे लगेगा। अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो 1 करोड़ पे कह दे कि साहब मैं तो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 1,18,00,000 पे, मुझे तो ये आईटीसी नहीं चाहिए। कोई कह सकता है ये बात? हाँ? नहीं? अच्छा चलो, हाँ, कौन कहेगा? चलो सपोज करो अगर ये मशीन मैं ना खरीद के एक हॉस्पिटल खरीदता, अगर ये मशीन मैं ना खरीद के हॉस्पिटल खरीदता, तो हॉस्पिटल आईटीसी लेता या डेप्रिसिएशन लेता? क्योंकि उसे आईटीसी तो मिलना ही नहीं था, आईटीसी तो मिलना ही नहीं था। तो उसने कहा कि भाई मेरे को तो आईटीसी नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन चाहिए। क्या चाहिए? तो भाई अगर तुम डेप्रिसिएशन ले रहे हो 1 करोड़ पे तो ले ही रहे हो, और 18,00,000 रुपए पे भी क्या क्लेम कर रहे हो? डेप्रिसिएशन। तो भाई फिर आईटीसी मत लेना, मतलब 2 नावों में सवारी मत करना, या तो डेप्रिसिएशन ले लेना या आईटीसी। डेप्रिसिएशन किसकी बात हो रही है? 1 करोड़ रुपए पे हो रही है, 18,00,000 पे? अबे भाई 18,00,000 पे यार, 1 करोड़ पे तो हर केस में मिलेगा ही मिलेगा। कई लोग, मैं जब बोलता हूं ये वाला सेक्शन कि भाई 18,00,000 रुपए पे डेप्रिसिएशन मत लगाना, तो कहते सर हमने 1 करोड़ पे डेप्रिसिएशन लगाया, आईटीसी ले या ना ले। मैंने कहा ले ले भाई। यहां पर बात सिर्फ किसकी हो रही है? 18,00,000 की। किसकी हो रही है? कि 18,00,000 रुपए पे या तो आईटीसी ले ले या डेप्रिसिएशन ले ले। ये बात किस पे लिखी है? सेक्शन 16(3). अब 4 तो पढ़ लिया भाई। 3, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट। इस वर्ड को हाईलाइट करो, टैक्स कंपोनेंट। किस पे जी? टैक्स। अगर टैक्स कंपोनेंट पर भी तुमने क्या चार्ज कर लिया? डेप्रिसिएशन, तो आईटीसी मत लेना। ठीक है जी? टैक्स कंपोनेंट पे भी अगर क्या चार्ज कर लिया? डेप्रिसिएशन, तो आईटीसी मत लेना। और अगर तुम्हारा मन हो आईटीसी लेने का, तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना, लेकिन किस पे चार्ज करना? वैल्यू पर, ना कि टैक्स कंपोनेंट पे। हम डेप्रिसिएशन को मना नहीं कर रहे, क्योंकि भाई 1 करोड़ की एसेट्स पर डेप्रिसिएशन तो पूरा 1 करोड़ ही मिलेगा ना, और 1 करोड़ रुपए पर टैक्स की सेविंग इनकम टैक्स में 30 लाख रुपए होगी ना। बोलो जी। अगर कोई कंपनी 1 करोड़ की मशीन है, उस पर ओवर द पीरियड्स डेप्रिसिएशन कितना लोगे? 1 करोड़ लोगे, और टैक्स की सेविंग कितनी होगी पूरे 1 करोड़ पे? 30 लाख। तो आईटीसी के चक्कर में मैं वो तो छोड़ने वाला नहीं हूं। तो गवर्नमेंट ने क्या इंटेंशन है गवर्नमेंट की? भाई टैक्स कंपोनेंट पे, किस पे? 18,00,000 पर टैक्स कंपोनेंट पर आईटीसी मत लियो, क्योंकि हमने तुझे उस पर क्या दे दिया? डेप्रिसिएशन। और अगर डेप्रिसिएशन लेना चाहता है तो आईटीसी छोड़ दियो। अगर आईटीसी, क्लियर है ये वाली बात? कोई डाउट यहां तक? बोलो। तो ये था सेक्शन 16। ठीक है, हमारा कंप्लीट हुआ। सेक्शन 16 हमारा कंप्लीट हुआ।